चलें भाई, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये हम कल आप जैसा कि जानते हैं कि पेपर है, तो उसके हवाले से हम जो है ये जो इम्पोर्टेंट आपके पास क्वेश्चंस हो सकते थे या पेपर्स हो सकते थे उसको हम देखने के लिए जा रहे हैं। ये जो पेपर है वो ये BVS पारसी स्कूल है, ये वहाँ का पेपर है। तो इसको मैं फ़िज़िक्स का मैं स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ और बताता जाऊँगा एक एक करके, ठीक है। अब ज़रा देखें भाई, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं आपसे कि द डायग्राम शोज़ द वाटर वेव्स इन अ रिपल टैंक। रिपल टैंक के अंदर वाटर वेव्स शो कर रहे हैं। अब देखिए ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3, यानी कि एक वेव यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेव बन रही है। ये कितनी, देखिए यहाँ से यहाँ तक एक सिंगल वेव है और यहाँ से यहाँ तक ये 2 वेव्स। तो इसका मतलब क्या है, एक सिंगल वेव अगर 3 सेंटीमीटर की है तो ये इसकी वेव लेंथ होगी, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। जबकि ये डीपर रीजन होगा, ठीक है, और ये शैलो है। ये शैलो क्यों है? क्योंकि वेवलेंथ रिड्यूस हो गई और रिड्यूस होकर अब लैम्डा कितना हो गया 1 पॉइंट। तो लैम्डा अगर कम हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि रिफ्रैक्शन परफॉर्म हो रहा है, रिफ्रैक्शन परफॉर्म। तो अब देखो, द वेव हैज़ स्पीड, इसकी स्पीड वेलोसिटी आपको कितनी बताई गई है, v इज़ इक्वल्स टू, ये आपको इसकी वेलोसिटी बता दी गई 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस भी सेंटीमीटर में दिया गया। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, v इज़ इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछ रहे हैं वेलोसिटी v बताओ। तो वेलोसिटी v के लिए अब आप क्या करेंगे कि द वेव क्रॉसेस द बाउंड्री पी क्यू वेयर द डिस्टेंस बिटवीन द क्रस्ट चेंज फ्रॉम 3 सेंटीमीटर टू 1.5। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ s। तो अब आप ये बताइए कि यहाँ पे स्पीड आप जानते हैं क्या हो चुकी होगी, स्लो हो चुकी होगी। यहाँ पे स्पीड जो होगी वो फास्ट होगी, ठीक है। अब ये बताइए कि वेलोसिटी यहाँ पे जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, द वेव हैज़ स्पीड 12 सेंटीमीटर एट r के ऊपर इसकी वेलोसिटी, इस r रीजन पे वेलोसिटी कितनी है 12 सेंटीमीटर। जब तुम यहाँ पे आ जाओगे तो रेजिस्टेंस होने की वजह से वैल्यू लेस देन 12 होगी, लेस देन 12, यानी कि वेलोसिटी चेंज होगी, वेवलेंथ भी रिड्यूस हो जाएगी। तो बताइए अगर मुझे यहाँ की वेलोसिटी चाहिए तो v इज़ इक्वल्स टू एफ लैम्डा होगा। यहाँ की फ्रीक्वेंसी मुझे नहीं पता, ये मैंने फाइंड आउट करनी है फ्रीक्वेंसी यहाँ की, लेकिन यहाँ की वेवलेंथ जो है वो मैं जानता हूँ, और वो कितनी दी गई है वेवलेंथ 1.5। तो अब आप ये बताइए कि मुझे सबसे पहले यहाँ की फ्रीक्वेंसी, तो बताइए जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर होगी वही फ्रीक्वेंसी, देयर इज़ नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, दोनों तरफ फ्रीक्वेंसीज क्या रहती हैं, सेम रहती है। तो बताइए फ्रीक्वेंसी सेम रहने का मतलब ये हुआ कि अब मुझे, अगर मैं यहाँ इस वाले फार्मूले से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकाल लूँ तो जो फ्रीक्वेंसी यहाँ होगी वही फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अगर मैं लगाता हूँ फार्मूला, तो f इज इक्वल्स टू v अपॉन लैम्डा। तो v वेलोसिटी कितनी है 12, इस वाले हिस्से में वेलोसिटी क्या है 12 अपॉन लैम्डा कितना है यहाँ पे 3। तो 12 अपॉन 3 यानी कि 4 हर्ट्ज़ हो जाएगी यहाँ पे क्या चीज़, फ्रीक्वेंसी। तो अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 4 हर्ट्ज़ आ रही है तो दूसरी तरफ भी कितनी होगी, नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सेम होगी, तो यहाँ पर भी कितनी होगी 4 हर्ट्ज़। तो जब दोनों तरफ फ्रीक्वेंसी सेम हो गई तो अब आप ये बताइए कि वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी क्या है 4 मल्टीप्लाई बाई ये कितना है 1.5। तो 1.5 1.53 और 3 6, तो ये आंसर आ जाएगा 6 मीटर पर सेंटीमीटर पर सेकेंड, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो ये 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। आगे देखें, व्हाट हैपन टू द लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम ग्लास टू एयर। जब ग्लास से एयर में लाइट जाती है तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, अब ग्लास से एयर में जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, फ्रीक्वेंसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। हाँ, वेवलेंथ में वेरिएशन आता है। जब एयर से ग्लास में जाएंगे तो वेवलेंथ रिड्यूस हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और क्यों, क्योंकि स्पीड क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। अच्छा जी, अच्छा जी। अगला देखिए, अ गर्ल इज स्टैंडिंग 150 मीटर्स। एक गर्ल जो है वो 150 मीटर दीवार से दूर खड़ी है, इन फ्रंट ऑफ, नहीं 150 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ टॉल बिल्डिंग, एक ऊंची बिल्डिंग है, इसके अगेंस्ट ये बच्ची खड़ी है। अभी क्या है, फायर द शूट यूजिंग अ स्टार्टिंग, यानी कि यहाँ से ये क्या करते हैं,
यहाँ पे ये पिस्टल से फायर करती है। जब ये फायर करेगी तो एक साउंड जो होगी वो यहाँ से ट्रैवल करती हुई डायरेक्ट पहुँच जाएगी इस बच्चे के पास, और एक साउंड क्या होगी कि पहले वो ट्रैवल करके इस वॉल से स्ट्राइक करेगी और फिर वॉल से ट्रैवल करते हुए यहाँ पे पहुँचेगी। तो इस बच्चे को कितनी साउंड, एक साउंड S1 सुनाई देगी जो डायरेक्ट आएगी, और एक साउंड S2 होगी जो कि सेकेंड वे में आपके पास एंटर होगी। सही। तो अब यहाँ पर देखिए कि आपसे क्या करें, फाइंड दिस इंफॉर्मेशन, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो अब आप ये बताइए कि इस इंफॉर्मेशन को मैं अगर लेता हूँ तो स्पीड ऑफ साउंड, अब देखें ये 2 बैग्स 1 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि 1 सेकेंड अपार्ट होने का मतलब क्या है कि पहली साउंड और दूसरी साउंड में जो गैप आ रहा है वो 1 सेकेंड का, यानी कि जो पहली आवाज़ सुनाई दी दूसरी आवाज़ उसके 1 सेकेंड के बाद सुनाई देगी। तो अब आप ये बताइए कि आपने स्पीड ऑफ साउंड, तो स्पीड ऑफ साउंड v इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, एफ लैम्डा। फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। या अगर मैं फॉर्मूला देखूं वेलोसिटी तो वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये मुझे बताइए कि सपोज यहां से यहां तक आवाज पहुंच रही है इन टाइम t, ये t टाइम वो टाइम है जिसके अंदर साउंड जो है वो गर्ल से बॉय तक पहुंच रही है। तो इसका मतलब क्या, S1 टाइम ले रही है t, तो S2 जो टाइम ले रहा होगा, S2 जो टाइम लगेगा, S2 का जो टाइम होगा, यानी कि इसको मैं t डैश कह लूँ, ज़्यादा होगा, वो t+1 के बराबर होगा, यानी कि t से 1 सेकेंड क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये मेरे पास एक मेजर इक्वेशन आ गई। सही। तो अब अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ साउंड फाइंड आउट करनी है तो मेरे पास S/T है फॉर्मूला, तो v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस क्या आ रहा है, S/T। तो s कितना है, देखिए यहां से टकरा के वापस लौटेगी तब भी वेलोसिटी उतनी आएगी, डायरेक्टली पहुंचेगी तब भी वेलोसिटी उतनी रहेगी। बेटा उसको माइक्रोफोन ऑफ कीजिए। दोनों वेलोसिटीज आपस में सेम होंगी, तो भाई देखिए ये पहली वेलोसिटी आई और ये दूसरी वेलोसिटी आई, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये दोनों इक्वल होंगी, ये भी डिस्टेंस S/T के बराबर होगा। अब अगर ये पहला वाला ये वाली अगर आ रहा है डिस्टेंस, तो इसके लिए डिस्टेंस 150 मीटर है, फिर 150 मीटर वापस आए तो कितना हो गया, ये 150 मीटर गए, 150 मीटर यहाँ तक वापस आए, तो ये हो गया 300 मीटर, 300 मीटर और फिर मजीद 350। तो यहाँ पे ये वाला जो टोटल डिस्टेंस ये वाली कवर कर रही है वो कितना है, 300 और प्लस 350, यानी कि 650 मीटर्स डिस्टेंस आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा डिस्टेंस, ये वाला 650 मीटर्स डिस्टेंस आ रहा है। टाइम कितना है इधर, t+1। अच्छा, इसके लिए भी फॉर्मूला S/T रखेंगे। ये वाली जो वेलोसिटी आ रही है वो ये वाली वेलोसिटी है, इसमें देखिए डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, 350 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, टाइम लगा है t। तो अब बताइए ये एक इक्वेशन आ गई जिसको मैं साइमल्टेनियस, दोनों वेलोसिटी सेम होंगी ना, तो इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। तो कैसे सॉल्व करूँगा, t को मल्टीप्लाई करें 650 से, तो 650 t इज इक्वल्स टू 350 t आ जाएगा। ये 350 को मल्टीप्लाई कर देंगे किस चीज़ से, t+1 से। अब आप बताइए भाई, ये हो जाएगा 350 t प्लस 350 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 650, 350 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 350 t इज इक्वल्स टू 650 माइनस 350। तो बताइए 650 माइनस 350 कर लेते हैं, क्योंकि डिवाइड भी करना होगा ना। 650 माइनस 350, तो देखिए आंसर ये आया, और क्या आंसर आ रहा है 300 और ये क्या आ रहा है 350 t। अब डिवाइड कर देंगे तो t इज इक्वल्स टू 300 डिवाइडेड बाय 350, तो 300 डिवाइडेड बाय 350 क्या होगा भाई, डिवाइडेड बाय 350, ये आपके पास वो टाइम आ जाएगा 0.85, यानी कि 0.85 का मतलब क्या है, 0.86 सेकेंड्स आ जाएंगे आपके पास। टाइम कितना आएगा, 0.86। देखिए यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0.86 सेकेंड्स आ रहा है आंसर। तो जब टाइम आपके पास 0.876 आ गया है तो टाइम t आपको पता चल गया। डिस्टेंस देखिए ये टाइम कहाँ से कहाँ तक का है, गर्ल से बॉय तक का है जो डायरेक्ट साउंड आई है, क्योंकि उस साउंड को हमने t से रिप्रेजेंट किया था।
तो अब आप बताइए, अगर मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होगी v तो इज इक्वल टू एस अपॉन टी। एस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया जा रहा है 350, तो मैं लिखूँगा 350 और डिवाइडेड बाय टी कितना है टाइम, टाइम अभी आपके पास आया 0.86, तो 350 को 0.86 से डिवाइड कर दीजिए, 350 डिवाइडेड बाय 0.86, तो ये आंसर आ जाएगा 406। कितना आ जाएगा 406। 406 का मतलब क्या है कि ये तकरीबन 400 मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास स्पीड ऑफ, चाहे यूँ चलेंगे चाहे यूँ चलेंगे, दोनों की तरफ आपके पास आंसर जो होगा वो सेम आएगा। अब इन्होंने क्या किया हुआ है कि 300 लिया था, 350, 300 और 350। देखें भाई, अब इसके अंदर इन्होंने आंसर मैच नहीं किया है, तो आप क्लोजेस्ट के ऊपर, अब यहाँ पर आंसर अगर देखा जाए तो 360 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड। अच्छा, ये कह रहे हैं कि फायर अ शॉट बाय यूजिंग स्टार्टिंग पिस्टल, अब बॉय स्टैंडिंग 300 फीट। अच्छा, ये नहीं कह रहे, ये दो साउंड्स नहीं आ रही हैं, इसकी जो आवाज़ सुनाई दी है ना, देखिए ये थोड़ा सा चेंज है, ये हमने साउंड के हिसाब से कर लिया कि पहली साउंड जो पहुंची है वो इतनी देर में, दूसरी साउंड इतनी देर में, तो उसके रिलेटिवली 400 मीटर पर सेकेंड आएगा। लेकिन देखो इसके अंदर जो क्वेश्चन दे रहा है ना, ये क्वेश्चन चेंज है, ये जो मैंने किया है सॉल्यूशन, ये भी हो सकता था। ये कह रहा है कि जब पिस्टल से फायर किया गया है तो इसका जो स्पार्क था, इसकी जो लाइटनिंग थी वो इसको यहाँ पे दिखाई दी, लाइटनिंग से लेके साउंड तक का जो गैप आया है वो 1 सेकंड में आया है। तो बताइए, लाइटनिंग, जैसे ही लाइटनिंग इसको दिखाई दी होगी तो साउंड ट्रेवल करेगी दीवार की तरफ, दीवार से स्ट्राइक करके वापस लौटेगी, तो साउंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 350। यहाँ से यहाँ तक 150 है, यहाँ से यहाँ तक 150 है, तो ये 300 हो गया और ये 350, 300 350, यानी कि टोटल 1 सेकंड के बाद अगर साउंड सुनाई दे रही है तो इसका मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस जो है वो आपके पास 650 हो गया और डिवाइडेड बाय 1 सेकंड, तो आपके पास आ जाएगा 650 मीटर पर सेकंड। लेकिन अब वही प्रॉब्लम आ रही है कि टाइम देखो 0.86 आ रहा है, तो आपको याद है कि जो इको आपको सुनाई दिया करता था वो 0.1 सेकंड के ऊपर है, यानी कि 0.1 सेकंड के बाद आपको इको, तो ये 0.1 सेकंड से ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, इको सुनाई दे रहा होगा। तो इसका बेहतर वैसे अगर देखा जाए तो आंसर 400 होना चाहिए, लेकिन अगर स्पार्क के थ्रू देखेंगे तो आंसर 650 आएगा इसके थ्रू, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए भाई, ये क्या है, डायग्राम शोज दैट अ ब्रास रॉड एंड आयरन रॉड बिसाइड ईच अदर, रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है ना। ये कॉइल है, यहां पे समझिए कि ये ऐसे करके कॉइल बनी हुई है, यूं करके, ठीक है, ये इससे यूं करके कॉइल बनाई गई है। जब इसमें से मैं करंट पास करूंगा, डीसी करंट, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। तो अब ये कह रहे हैं कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई। अभी बताइए, जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड, अब ये डीसी सप्लाई है, एक ब्रास रॉड है और एक आयरन है, तो देखिए व्हाट हैपेंड, डीसी एंड करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। अब मैंने ये देखना है कि ब्रास रॉड जो होता है या आयरन, देखिए आयरन तो मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, क्यों मैग्नेटाइज्ड होगा, क्योंकि आयरन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। लेकिन ब्रास जो होता है वो नॉन फेरो है, यानी कि नॉन फेरो ब्रास जो है वो बिल्कुल वैसे ही सब्सटेंस है जैसे कि कॉपर होता है। कॉपर जो होता है वो भी नॉन मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस है। तो अगर मैं इसमें करंट पास करूंगा तो अंदर राइट हैंड रूल के थ्रू आप क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी इसके अक्रॉस। जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होगी वो अंदर इस ब्रास रॉड के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन आयरन रॉड को मैग्नेटाइज्ड कर देगी। अब देखिए, ओनली द ब्रास रॉड इज मैग्नेटाइज्ड, गलत, ओनली आयरन, यस, टू रॉड्स अट्रैक्ट ईच अदर और रिपेल ईच अदर, ये दोनों नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, अब बताइए, इसके अंदर ब्रास रॉड ना अट्रैक्ट होगी, ना रिपेल, ना ही मैग्नेटाइज्ड होगी, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, आयरन। अगर ब्रास के बजाय कॉपर रॉड होता तो उसका भी वही सेम आंसर होता। अच्छा, हाँ बेटे कहिए। बात नहीं हुई, अच्छा नहीं, असल में प्रॉब्लम यह है कि इसको जब आप रीड करेंगे ना, अगर स्पार्क की बात नहीं की जाए तो फिर आंसर 400 होना चाहिए जो हमने सॉल्व किया है। यहाँ पे देखो कर क्या रहे हैं, देखो ये देखो, फायर्स अ शॉट using a starting pistol, the boy is standing इतने मीटर from the girl, he has 2 bangs,
1 सेंटीमीटर। अब हियर 2 बैंग्स कह रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि फिर यहाँ पे स्पार्क की बात नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो 400 कैलोरी, अब आंसर एग्जिस्ट नहीं करता है इसके अंदर। इसको ज़रा सा आप लोग भी सॉल्व करके देखिएगा, मैंने तो इसके थ्रू किया है, लेकिन आगे अब आप देख सकेंगे तो फिर अंदाज़ा होगा। अच्छा, इसमें यह भी हो सकता है, देखो इसमें यह भी हो सकता है कि मैं अगर इसको देखूं तो जो स्पीड ऑफ साउंड होती है, अगर मैं उसके थ्रू देखता हूं, इसे स्पीड ऑफ साउंड के थ्रू, तो जब आप इसको फायर करेंगे और साउंड ट्रेवल करेगी, तो साउंड चाहे डायरेक्ट पहुंचे चाहे टकरा के पहुंचे, मीडियम तो सेम होगा ना आपके पास, और साउंड की स्पीड अप्रॉक्सीमेटली 342 मीटर पर सेकेंड होती है। तो यहाँ पे अगर क्लोजेस्ट देखूं तो 300 नहीं होगा, 500 भी नहीं होना चाहिए, 650 भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या कितना होना चाहिए, 350। तो मेरे ख्याल में जो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है वो 350 का भी हो सकता है, क्योंकि ये जो मैंने कैलकुलेशन बताई ना, ये बहुत लेंथी कैलकुलेशन है, इसके रिलेटिवली जाएंगे तो ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में न्यूमेरिकल के लिए इतनी बड़ी कैलकुलेशन कभी भी है तो कोई लॉन्ग क्वेश्चन में दे सकता है। तो इसके अंदर यही है कि अगर आपको 2 साउंड सुनाई भी दे रही हैं तो आप ये जानते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 342 मीटर पर सेकेंड है, तो वो क्लोजेस्ट जो है वो 350 की आती है, तो आप 350 मार्क कर दीजिएगा, उन दोनों को रहने दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसमें स्पार्क नहीं, इसमें बैंक्स की बात हुई, तो उसी का। हाँ बेटे, फिर से बोलो। हाँ 350 ही मार्क कीजिए। अच्छा बेटे देखो भाई, विच फैक्टर विल बोथ इंक्रीज द रेजिस्टेंस, कौन सा फैक्टर ऐसा है जो कि इंक्रीज करेगा रेजिस्टेंस ऑफ वायर। अब बताइए, अगर मैं रेजिस्टेंस को बढ़ाना हो तो ये कह रहे हैं कौन सा फैक्टर इंक्रीज, साइज ऑफ द वायर को मैं जितना ज्यादा करूंगा रेजिस्टेंस उतनी ही क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो साइज को क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, लेंथ को क्या होना चाहिए, ज्यादा। टेम्परेचर बताइए, जो जितना ज्यादा मैं टेम्परेचर रखूंगा रेजिस्टेंस उतनी ही ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होने से रैंडम मोशन पार्टिकल्स की बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, रैंडम मोशन। और रैंडम मोशन जो होती है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करती है किस चीज को, रेजिस्टेंस को शो करती है। जितनी ज्यादा रैंडमाइज्ड मोशन होगी रेजिस्टेंस उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर ऑफ वायर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, और लेंथ ऑफ द वायर क्या होनी चाहिए, लेंथ कितनी होनी चाहिए। अब देखिए, साइज ऑफ वायर, साइज थिक और थिन, हायर तो यह वाला आपके पास टेम्परेचर आ गया। अगर अब इसमें से देखो, ऊपर वाले तो नहीं हो सकते ना, ये वाले तो नहीं हो सकते। अब यहां पे देखिए, अगर वायर जो है वो थिनर है, पतला है, तो उसके अंदर फिर ज्यादा चांसेस होंगे। वायर जितना पतला होगा उतनी हाई रेजिस्टेंस, तो आपके पास आंसर क्या होगा, यहां पर डी आएगा। ठीक है बेटे। अच्छा जी सर, साउंड की स्पीड एयर में ऑलमोस्ट 350 होती है, 345। हाँ तो वो सही है। अच्छा थिन हो गया। अच्छा अब बेटा आंसर ना लिखो ऐसे, पता है इसके अंदर फिर आएगा ना तो मैं फिर चैट देखने लगूंगा तो उसमें थोड़ा सा टाइम हो जाएगा। सिर्फ सुनते जाइए आप लोग, अपने पास नोट डाउन कर लिया करें। विच ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट हाउ द करंट आई वेरीज, वी द कॉम्पोनेंट विच रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद द। देखो अगर एक तार ऐसा है जिसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है, अगर मैं करंट को क्या करूं, बढ़ाऊं, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़े, करंट बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होने लगे, बढ़ने लगे। बताइए जब मैं ऊपर जाऊंगा तो करंट बढ़ेगा। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि जब मैं करंट इंक्रीज करता हूं, यानी कि एक वायर है, जब इसमें से मैं करंट को पास करता हूं और आई की वैल्यू बढ़ाता हूं तो वायर हीट अप हो जाता है, तो ये टंगस्टन वायर होगा। ठीक है, टंगस्टन वायर होगा। अगर ये टंगस्टन वायर है तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे मैं वोल्टेज इंक्रीज करूंगा, अमाउंट ऑफ करंट जो होगा वो क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा, और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज। करंट इंक्रीज एज करंट इंक्रीजेस। तो अब ये बताइए रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इंक्रीज। अगर तुम देखते हो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि जो करंट होगा आई, भाई अगर मैं किसी वायर की रेजिस्टेंस को बढ़ाने लगूं तो जो हम जानते हो कि उसमें से गुजरने वाला करंट क्या होने लगेगा, कम। यहां पे करंट इंक्रीजेस का मतलब क्या है, ये आपको लिखना चाहिए था वोल्टेज इंक्रीजेस, ये इन्होंने गलत लिखा हुआ है। तो देखो भाई यहां पे क्या कह रहा है, करंट को क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। स्ट्रेट तो नहीं होगा,
स्टेट उस वक्त होता है जब रेजिस्टेंस क्या रहती, कांस्टेंट रहती। रेजिस्टेंस क्या रहती, कांस्टेंट। रेजिस्टेंस बढ़ रही है, बताइए रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब क्या है, करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। करंट कम होने का मतलब क्या है कि करंट वाले साइड से लाइन दूर हट जाए। अब ये बताइए यहां पे देखिए टूवर्ड्स करंट जा रही है, तो ये तो नहीं होगा, ये जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही है, ये भी नहीं होगा। यहां पे देखें लाइन करंट से दूर हट रही है, देखिए इट मूव्स अवे फ्रॉम द करंट। देखिए रेजिस्टेंस इंक्रीज होने का मतलब क्या है, करंट क्या कर जाए, डिक्रीज कर जाए। अगर यहां पे कहता है रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, तो मैं क्या लिखता, अगर ये रेजिस्टेंस आर डिक्रीज हो रही होती तो मैं लिखता आई इंक्रीज करता। तो अभी क्या है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसको रहने दीजिए, इसको ना देखें आप, सिर्फ रेजिस्टेंस की बेस पे हम इसको मार्क करेंगे। तो ग्राफ जो होगा वो आपके पास कौन सा हो जाएगा, इसके थ्रू बी हो जाएगा। अगला देखें भाई, अब ये कह रहे हैं कि at which point of the circuit is in the current smallest। बताइए कौन से पॉइंट पे करंट स्मॉलेस्ट होगा, ए बी सी डी। बताइए जब यहां से करंट आएगा तो सबसे ज्यादा होगा, ए सबसे ज्यादा गुजरेगा, 2 रेजिस्टेंस से गुजर जाएगा करंट, कोई करंट पे फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिधर की रेजिस्टेंस लेस होगी वहां पे करंट क्या गुजरेगा, ज्यादा, और जहां पे रेजिस्टेंस हाई होगी वहां पे करंट क्या गुजरेगा। देखिए जहां पे रेजिस्टेंस कम होगी वहां पे करंट क्या गुजरेगा, हाई गुजरेगा, ज्यादा गुजरेगा, करंट ज्यादा होगा। और जहां पे रेजिस्टेंस हाई होगी वहां पे करंट क्या गुजर रहा होगा, लेस। तो यहां पे देखो कि अगर मुझसे कहा जाए स्मॉलेस्ट करंट, तो स्मॉलेस्ट करंट कहां से गुजर रहा होगा, 3 ओम्स, क्योंकि रेजिस्टेंस हाई है तो स्मॉलेस्ट करंट कहां से गुजर रहा होगा, 3 से। समझ रहे हैं। तो सपोज यहां से सपोज ये 5 आया, यहां पहुंच के 5 आया, ऊपर रेजिस्टेंस कम थी तो 4 इधर चला गया, 1 इधर से आया, तो 4 और 1 तो मिनिमम करंट। हाँ बेटे नहीं, देखें 1 से करंट गुजर सकता तो है, लेकिन ज्यादा करंट 1 से गुजरेगा, 3 से करंट कम से कम गुजरेगा, क्योंकि यहां की रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट गुजरने वाला कम हो जाएगा। जब करंट कम गुजरेगा 3 से, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास यहां पे स्मॉलेस्ट करंट मिलेगा आपको पॉइंट डी पर। समझ रहे हैं। आपको क्या बताना है कि वो कौन सा ए बी सी डी में से वो कौन सा पॉइंट है जहां पे करंट जो है वो कम से कम जाए। तो भाई देखिए यहां पे करंट गुजरेगा, इसमें से जितना ए से गुजर रहा है इसमें से गुजर जाएगा, लेकिन जब ये ऊपर जाने लगेगा तो बी की तरफ करंट ज्यादा जाएगा, मैक्सिमम होगा यहां पर। और यहां पे करंट क्या आएगा, मिनिमम। मिनिमम क्यों आ रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, आंसर क्या होना चाहिए आपके पास, डी। अच्छा हाँ कहिए, बोलो बोलो बोलो। करंट यहां से आया, यहां से ए से गुजरा, ए के ऊपर सबसे ज्यादा मैक्सिमम करंट 5 आ रहा था, वो 5 का 5 ए से गुजर गया, यहां पहुंचा, यहां से गुजरेगा तो करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाथ तो चेंज नहीं हो रहा ना। अगर 5 यहां से आ रहा है, रेजिस्टेंस रिड्यूस करेगा उसकी एनर्जी को, लेकिन रहेगा 5 ही करंट, यहां तक 5 पहुंच गया। अब यहां पे देखो 2 रास्ते डिवाइड हो रहे हैं ना, यहां पर एक रास्ता ऊपर एक नीचे। तो अब मैंने देखना है करंट ऊपर से ज्यादा जाएगा नीचे से। तो आप जानते हैं जहां पे रेजिस्टेंस कम होगी, जहां पे रेजिस्टिव पावर जो रास्ता बिल्कुल साफ, रेजिस्टेंस कम होने का मतलब क्या है, रास्ता साफ है, तो यहां पे करंट ज्यादा गुजरेगा और यहां पे करंट क्या गुजरेगा, कम। यहां पे ज्यादा आएगा करंट ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस क्या है, कम है, और नीचे करंट कम गुजरेगा क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। तो कम करंट अगर डी की तरफ आ रहा है तो डी से मिनिमम करंट गुजरा ना, ठीक है। बी पे डी के मुकाबले में ज्यादा करंट होगा। तो ये इस तरीके से गुजर के, और जब दोबारा से कंबाइन, अगर तुमसे ये पूछे तो इसका मतलब क्या, आंसर क्या होगा, इसका डी होगा आंसर। अगर तुमसे पूछा जाता है कि कौन से 2 पॉइंट पे करंट सेम होगा, तो आप उस वक्त क्या कहते हैं, पॉइंट ए पे करंट और पॉइंट सी पे क्या होता, सेम। क्योंकि देखो यहां पे 5 आया, सपोज ये 4 1 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फिर मिलकर 5 हो गया, तो यहां पर भी 5 रहेगा, यानी कि ए और सी के ऊपर करंट का अमाउंट जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। अच्छा हाँ बोलो बोलो। नहीं, असल में आया यहां से 5 है, सपोज यहां पर पहुंचा 5 करंट, तो ऊपर से 4 गुजरेगा और नीचे से गुजरेगा 1, लेकिन जब ये 4 1 यहां पे मिलेंगे, ज्वाइन होंगे, तो ये दोबारा से क्या हो जाएंगे, 5।
ठीक है ना। जुनैद बेटा कुछ पूछ, हाँ हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। जुनैद बेटा पूछना चाह रहे हो कुछ, जल्दी से कहो फिर आगे निकले। चलो बस फिर ऐश करें उनसे कहें। अच्छा भाई देखो, द एमीटर हैज़ नेग्लिजिबल, यहाँ पे देखिए एक डायग्राम शो की गई है, यहाँ पे वोल्ट मीटर है, वो बैटरी है ये। देखो बैटरी के ऊपर अगर वोल्ट मीटर ऐसे लगा के 3 वोल्ट कह रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये बैटरी जो है वो कितने वोल्ट की है, 3 वोल्ट की बैटरी है, यानी कि इस बैटरी पे मैं लिख लूँगा 3 वोल्ट। अच्छा करंट यहाँ से आया नीचे की तरफ, इसमें से करंट कितना गुजर रहा है, आई की वैल्यू 0.5। एक सेकंड रुकना भाई कोई यार। हाँ भाई, तो देखो करंट यहाँ से कितना गुजरा, आई, यानी कि 0.5 एम्पेयर। तो वी और आई दोनों पता चल गए। अब बताइए ये रेजिस्टेंस 1 ओम है और इसकी रेजिस्टेंस मुझे नहीं पता, ठीक है। तो अब ये बताइए कि अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देखिए इक्विवेलेंट वोल्टेज कितना है मेरे पास, 3 वोल्ट। इक्विवेलेंट करंट जो है वो कितना है, 0.5 एम्पेयर। अच्छा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगी वो इन दोनों के सम के बराबर होगी, क्योंकि सीरीज में लगे, तो वो बराबर होगी R+1। समझ रहे हैं, ये 1 ओम है और ये R ओम है, तो ये किसके बराबर होगी, देखिए ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा तो ये सर्किट किस में, सीरीज में, तो सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस डायरेक्टली ऐड अप हो जाती है। तो इसकी रेजिस्टेंस अगर R है और इसकी 1 है तो ये टोटल रेजिस्टेंस दोनों की कंबाइन करके कितनी होगी, R+1। अब ये तीनों चीज़ें पता लग गई हमें। अब आपने क्या चीज़ बताना है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ R। तो बताइए यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, V = IR। वोल्टेज कितना है 3, I कितना है 0.5 और R की वैल्यू आ रही है R+1। अब आप देखें 3 को 0.5 से डिवाइड कर दें, जब 3 को 0.5 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 जो होगा वो 6 बन जाएगा जब ये डिवाइड करेंगे तो, और यहाँ पे आ जाएगा R+1। 1 को उधर ले आके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 - 1 यानी कि 5 ओम। तो R की वैल्यू कितने ओम्स आ रही होगी, 5 ओम्स आ रही होगी, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के रिलेटिवली हमने कैलकुलेट किया कि R की वैल्यू 5। ये अच्छा सवाल है, ये एग्जाम में आ सकता है। देखो ये अभी दिए हुए हैं सीरीज में, अगर ये पैरेलल सर्किट पैरेलल दिया जाता तो फिर मैं डायरेक्टली ऐड नहीं करता, फिर मैं अगर पैरेलल होता ये तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/R = 1/R1 + 1/R2 ना, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस याद है आपको, पैरेलल कैसे लिखी जाती थी, R जो था वो बराबर होता था R1 R2 / R1 + R2। तो यानी कि अगर मैं पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R लिखता तो लिखता मैं R1 R2 यानी कि R × R1 डिवाइडेड बाय R1 R2 यानी कि R+1, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो थी वो पैरेलल के अंदर इसके बराबर होती, यानी कि R1 से R हो जाता और नीचे क्या आता R+1, ये आपके पास आती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। लेकिन आप जानते हैं चूंकि सीरीज आसान होता है तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सिर्फ R+1 के बराबर, बाकी फिर इसे फॉर्मूले में रख के सॉल्व करना पड़ता, ठीक है। आगे चलिए, द डायग्राम शोज फैन हीटर, एक फैन है। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लो सब लोग, कान खोल के और दिमाग खोल के अच्छी तरीके से देखिए, ये पावर सप्लाई दी गई है और ये AC सप्लाई है। ये कौन सी सप्लाई है, AC सप्लाई होने का मतलब क्या है कि AC से जितनी भी इक्विपमेंट्स, हीटर, फैन, जितनी चीज़ें होती हैं सारी कनेक्ट की जाती हैं, कैसे, पैरेलल का मतलब क्या है कि वोल्टेज कितना आना चाहिए सब पे, सेम 220 वोल्ट। आई की वैल्यू सबके ऊपर क्या करेगी, डिफर करेगी, चेंज होगी। अब देखो भाई ये स्विच है P, बताइए जब मैं P, अब देखिए इन दोनों के ऊपर पोटेंशियल आ रहा है, जैसे ही मैं इसको बंद करता हूँ P को, तो बताइए पंखा जो है फैन ये चल पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ से पोटेंशियल आएगा हाई, यूँ गुजर के इधर आएगा और इधर, तो इसका मतलब क्या, फैन को 220 वोल्ट मिल जाएंगे और फैन चल रहा होगा, ठीक है भाई। अब पंखा चल रहा है, चलने के दौरान देखिए अभी ये Q और R ओपन है दोनों, सही। अगर मैं Q को क्लोज करता हूँ, अगर मैं Q को क्लोज करता हूँ तो जैसे ही मैं Q को, और इसको मैंने क्या कर दिया है, ओपन रखा है, इसको मैंने ओपन कर दिया। अब मैंने Q को क्लोज किया है, जैसे ही मैं Q को क्लोज करूँगा तो देखिए Q हीटर है ना, हीटर यहाँ से कनेक्टेड है, देखिए यहाँ से करंट आया, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऊपर गया हीटर से गुजरा,
और हीटर से गुजर के हीटर से वापस यहाँ पर। लेकिन बताइए Q को जब मैं क्लोज करता हूँ तो मुझे P को क्लोज रखना पड़ेगा, यानी कि P और Q जब तक दोनों क्लोज नहीं होंगे तो हीटर नहीं चलेगा। और जब हीटर चल रहा होगा तो फैन भी चल रहा होगा साथ में, हीटर और फैन दोनों क्या होंगे, साथ ऑपरेट हो। हाँ बेटा, नहीं नहीं वो आने दें जो, सुनो सुनो, मैं कनेक्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। मैं सिर्फ और सिर्फ सर्किटरी समझा रहा हूँ कि ये सर्किट जो है अगर ऐसा डिज़ाइन किया हुआ हो तो हम उसे ऑपरेट कैसे करेंगे, सिर्फ इतनी बात बता रहा हूँ। ये सही है या गलत है इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि यह ऑपरेट कैसे हो रहा होगा, कौन सा बटन चलाऊंगा तो क्या चीज़ जलेगी। अब मसलन मुझे अगर हीटर चलाना है तो हीटर चलाने के लिए मुझे हीटर का मैंने स्विच क्लोज कर दिया। जब मैंने हीटर क्लोज किया है तो क्या हीटर चल रहा होगा? जब तक P को क्लोज नहीं करूंगा हीटर नहीं चलेगा। हीटर को चलाने के लिए P और Q दोनों क्या होने चाहिए, क्लोज होने चाहिए। समझ रहे हैं? अगर खाली P क्लोज है तो खाली पंखा चलेगा, हीटर दोनों हीटर ऑफ रहेंगे। Q को क्लोज करा है मैंने तो फैन भी चलेगा और हीटर भी चलेगा। अगर मुझे दोनों हीटर चलाने तो मुझे इन सबको यानी कि P को, Q को और R को सबको क्लोज करने पड़ेंगे। ये मैंने समझाया है आपको। अब देखें कह क्या रहे हैं, फैन हैज पावर रेटिंग 0.1 किलोवाट। फैन की जो पावर है P वो 1 किलोवाट है, ठीक है। एंड हीटर हैविंग रेटिंग 0.4 ईच। ये हीटर भी 0.4 किलोवाट है और ये वाला हीटर भी 0.4 किलोवाट है। पंखा जो है वो कितना था, 0.1 किलोवाट। फैन जो है वो कितना है, 0.1 किलोवाट। इसका मतलब क्या है, पंखे की एनर्जी या पंखे की पावर कम है, हीटर जो है वो उसके मुकाबले में 4 गुना है, यानी कि पावर ज़्यादा है। अब ये क्या कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इतने सेंट पर किलोवाट आवर, इन्होंने इतने रुपीज़ उसकी कॉस्ट भी बता दी है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द ड्रायर, हीटर तो है ही नहीं, ड्रायर फॉर 2 आवर्स। अच्छा ये जो हीटर है ये हीटर का ड्रायर अगर 2 घंटे तक, यानी कि ये हीटर चलते रहे 2 घंटे तक। P and Q क्लोज एंड स्विच R इज ओपन। P Q के स्विच को क्लोज कर दें, R को ओपन रखें। बताइए जब मैं R को ओपन रखूंगा तो ये वाला हीटर ऑपरेट नहीं होगा। जब मैं P और Q को क्लोज करूंगा तो ये वाली चीज चलेगी और ये फैन चल रहा होगा। समझ रहे हैं? ये दोनों चीजें चलने का मतलब क्या है कि इसकी पावर है 0.1 किलोवाट, इसकी पावर है 0.4, तो 0.1 और 0.4 जो होगा वो मिलके कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.5 किलोवाट आवर। यानी कि 1 घंटे में 0.5 किलोवाट। कितनी देर चला रहे हैं इसको, देखिए चलाया कितनी देर जा रहा है, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे चलाया जा रहा है। तो बताइए जो आपके पास पावर आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, यानी कि जो एनर्जी आएगी वो एनर्जी आएगी, देखिए 0.5 किलोवाट 1 घंटे की है, 2 घंटे का मतलब क्या है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 किलोवाट आवर। ये आपके पास क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। अब आपके पास एनर्जी आ गई है तो इसका मतलब क्या है, इसकी यूनिट आई है 1, तो कॉस्ट 8% है, यानी कि 1 यूनिट जब गिरेगा, 1 किलोवाट का मतलब क्या है, 1 यूनिट गिरेगा 2 घंटे में। तो 1 यूनिट की कॉस्ट अगर 8 सेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल कितने सेंट बन रहा होगा आपके पास, 8 सेंट उसकी कॉस्ट आ रही होगी। समझ रहे हैं? 1 किलोवाट आ रही है तो इसका मतलब क्या, 1 किलोवाट जो है वो कितने सेंट के बराबर है, 8 सेंट के बराबर है। तो इसी में तो मैं दोबारा से कनेक्ट करता हूँ, इसको यहीं तक रखते हैं, दोबारा से कनेक्ट करता हूँ, ये खत्म होने को जा रहा है। अच्छा मेरी आवाज़ आ रही है बेटे? आवाज़ आ रही है बच्चा? आवाज़ आ रही है कि नहीं? हेलो, आ रही है।
चलो अच्छा भाई, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब इसको देखिए भाई, अगला, विच सर्किट शोज द करेक्ट पोजीशन फॉर फ्यूज। इसमें बताइए करेक्ट पोजीशन फ्यूज की क्या होगी। लाइटनिंग सर्किट ऑफ अ हाउस। अब ये देखिए, ये लाइट लगी हुई है, ये फ्यूज है। अब यहाँ पे बताइए, अगर स्विच यहाँ पर है तो आप ये जानते हैं कि फ्यूज अगर इधर लगाएंगे तो ये डिवाइस जो है ये बर्न आउट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइस जलने का खतरा है, क्योंकि अगर मैंने इसको क्लोज किया, अच्छा ये लाइव वायर के ऊपर स्विच लगा हुआ है, देखें, विच सर्किट शोज द करेक्ट पोजीशन फॉर द फ्यूज। देखिए यहाँ पे ये चीज़ गलत लगी है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे स्विच हमें यहाँ पे लगाना चाहिए था। फ्यूज के बाद स्विच होता है, उसके बाद फिर ये आता है, लेकिन चलो इन्होंने अब ये किया हुआ है, लाइव वायर पे स्विच लगता है। वो जो फ्यूज होता है, देखिए ये फ्यूज की डायरेक्शन है, ये फ्यूज का सिंबल है, तो फ्यूज जो होता है वो लाइव पे लगता है, ये तो ठीक लगा है। न्यूट्रल पे फ्यूज नहीं लगाते, यहाँ पे न्यूट्रल पे फ्यूज नहीं लगाते। देखिए ये भी लाइव पर है, ये भी लाइव पर है। यहाँ पे देखिए फ्यूज के बाद इक्विपमेंट है और फिर स्विच लगा है। मैंने बताया था कि फ्यूज के बाद यहाँ पे पहले फ्यूज आता है, फिर स्विच आता है और फिर बल्ब आएगा। यानी कि इससे याद रखिएगा, FSB अगर याद रखें, पहले फ्यूज फिर स्विच और फिर बल्ब आएगा, ठीक है। यानी कि लाइव L, FSB और फिर न्यूट्रल N, ठीक है। एक मिनट भाई, एक मिनट बेटा। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। अब मैं क्लास ले रहा हूँ। नहीं अम्मा से कहिएगा कि मैं लेके फिर पहुँचूँगा, ठीक है ना। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा बेटे, तो हम देख लो भाई, ये मैं दोबारा से एक दफ़ा और बता देता हूँ। हमेशा लाइव वायर से करंट आ रहा है, अगर इसमें करंट ज़्यादा आता है तो पहले फ्यूज़ बर्न होगा। देखो ये वाला जो है ये सही है, लाइव वायर से करंट आ रहा है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ तो बल्ब जल रहा होगा। लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ से आने वाला करंट जो है वो बहुत बढ़ गया। जब ये फ्यूज़ से गुजरने लगेगा, फ्यूज़ मेल्ट हो जाएगा और वो इस बल्ब को क्या कर देगा, रोक देगा, यानी कि उसको ख़राब होने से बचा देगा। अगर मैं यहाँ पे स्विच लगाऊंगा तो स्विच जब मैंने ऑफ किया हुआ है तो बल्ब जो होगा वो इजीली ऑपरेट हो सकता है, बल्ब मैं निकाल सकता हूँ, मुझे करंट नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ से ऑफ कर दिया है स्विच इस वाले केस में, और मैं बल्ब को निकालने के लिए जाऊँगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रोक्यूशन का खतरा है, क्योंकि यहाँ से अगर ऑफ करने के बाद मैं बल्ब हटाता हूँ तो बल्ब में तो करंट आ रहा होगा ना, लाइव इससे कनेक्टेड है। तो लाइव कनेक्टेड होने का मतलब क्या है कि ये डेंजरस होगा, ये खतरनाक होगा, इसका मतलब क्या है, ये काम नहीं किया जा सकता। तो याद रखें, पहले फ्यूज़ होता है, फिर स्विच होता है, फिर इक्विपमेंट लगाया जाता है कोई भी, और फिर न्यूट्रल आता है। तो ये इसकी मेथोडोलॉजी है कि किस तरीके से कनेक्ट हुआ। तो मैं लाइव से ही लेके आ रहा हूँ ना, ये करंट लाइव वायर है, करंट लाइव वायर से आ रहा है। पहले फ्यूज़ आएगा फिर स्विच आएगा, ये दिमाग में रखिएगा बस, इससे ज़्यादा नहीं तफसीलात में जाए। ये मैंने 3 दफ़ा बताया आपको, ठीक है ना। आगे चलिए। द DC मोटर कॉइल इज वाउंड ऑन अ सॉफ्ट आयरन सिलेंडर। वाई इज सॉफ्ट आयरन क्यों इस्तेमाल? भाई DC मोटर के अंदर एक जो कॉइल बनाई जाती है, देखिए ऐसे करके कॉइल होती है ना, ये ऐसे करके कॉइल होती है, ये कॉइल के 2 वायर ऐसे जा रहे होते हैं, इसके दरमियान में यहाँ पे एक सिलेंडर रखा जाता है सॉफ्ट आयरन का। बेटा माइक ऑफ कीजिए। सॉफ्ट आयरन का ना सिलेंडर रखा जाता है। तो जो सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर होता है, वो सिलेंडर, ठीक है भाई, सॉफ्ट आयरन का जो आपके पास सिलेंडर है वो सॉफ्ट आयरन इस तरह से रखते हैं क्योंकि ये मैग्नेटाइजेशन, ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। ये क्या काम करता है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। क्या चीज़? सॉफ्ट आयरन, क्योंकि सॉफ्ट आयरन खुद ही मैग्नेटाइज्ड होता है। अगर मैं यह सपोज सॉफ्ट आयरन हटा दूं तो इसकी स्ट्रेंथ सपोज 5 है, जब मैं सॉफ्ट आयरन प्लेस करूंगा तो इसकी स्ट्रेंथ जो होगी ना वो 50 हो जाएगी सपोज। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को या उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये बेस्ट होगा। टू इंक्रीज द वेट ऑफ द कॉइल, नहीं, वेट ऑफ द कॉइल का होता ही नहीं है, ये तीनों नहीं हो सकते। तो ये इसका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को एनहांस करने के लिए करते हैं। अच्छा भाई, अगला देखिए, द डायग्राम शोज द मैग्नेटिक कॉइल
मे बी यूज टू इंड्यूस करंट। बताइए इस डायग्राम से, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये नॉर्थ साउथ पोल है, मैग्नेटिक कॉइल, देखिए कॉइल मूविंग टुवर्ड्स मैग्नेट, कॉइल जो है वो इस तरफ मूव कर रही है, मैग्नेट की तरफ आ रही है। जब कॉइल को मैग्नेट की तरफ लाओगे तो यहाँ से नॉर्थ से लाइन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकल रही होंगी। आप जानेंगे कि जब इसको आप करीब लेके आएंगे तो मैग्नेट जब अंदर जाने लगेगा तो इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, चेंज होगा, यानी कि इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा यानी कि चेंज होगा। चेंज ऑफ फ्लक्स इसमें क्या करेगा, करंट इंड्यूस करेगा और इसको राइट साइड के ऊपर या लेफ्ट साइड में जहां पर भी कोई ना कोई एक डिफ्लेक्टिंग। हाउ कुड द एमीटर रीडिंग बी इंक्रीज्ड, कैसे इंक्रीज करेगी, मूव द कॉइल मोर स्लोली। अब मैंने इसको आहिस्ता आहिस्ता लेके आ रहा था तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू जो है ना वो आप ये डिफ्लेक्शन आने लगी। अगर हाउ कुड मीटर रीडिंग इंक्रीज, अगर मुझे इसको इंक्रीज करना है यानी कि जो करंट इंड्यूस्ड हो रहा है इस वायर में वो बहुत लेस करंट है, मैं ये चाहता हूं कि रीडिंग इंक्रीज होने का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ करंट बढ़ जाए। तो बताइए करंट इंड्यूस्ड इन अ कॉइल वेरीज डायरेक्टली विद चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स। तो बताइए चेंज इन फ्लक्स के लिए क्या होता है कि या तो मैग्नेट की मोशन बढ़ा दीजिए, तेज तेज मैग्नेट को मूव करें, या कॉइल को तेज तेज मूव करें, या दोनों को रिलेटिवली तेज मूव करें। एक मिनट बेटा, एक मिनट, हाँ बोलो। पापा जी पार्क में बच्चा को ग्राउंड के बीच में लेट गया, बोलता मुझे भी खेलना, वरना मैं खेलने कौन है? अजद। उसके बाद जब चल के बाद उसका भाई खड़ा। मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ, मैं क्या करूँ? मामा को लेके जाइए, मामा ही को ले जाए जाके। हाँ आप जाके देख लो। ये ना करो यार, ना करो भाई। अच्छा सुनो, ये ना करें। अब यार मैं कहाँ से जाके इसको हटाऊँ, एनोटेट क्लियर। अच्छा ये ना करें यार, एक मिनट, पता नहीं कैसे होता था, अब ये मुझे याद भी नहीं है यार। कोशिश करें कि ये ना करें भाई, मुझे पता नहीं है कि ये कैसे रिमूव होगा, लेकिन जो भी कर रहा है ना करें। अच्छा देखो, तो तुम लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई कि चेंज ऑफ फ्लक्स, जितनी तेज़ी से चेंज फ्लक्स करेगा उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन आएगी। चेंज फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, रिलेटिव मोशन पे। तो जितनी तेज़ी से मैं कॉइल को या मैग्नेट को मूव कराऊंगा, अब देखिए मूव कॉइल स्लोली गलत हो जाएगा, पुट द रेजिस्टेंस सीरीज विद एमीटर गलत हो जाएगा, टर्न द मैग्नेट राउंड, मैग्नेट को घुमाना एंड देन मूव द कॉइल, टर्न द मैग्नेट राउंड एंड मूव द कॉइल, यूज कॉइल विद मोर टर्न्स। अब देखो स्लो करूंगा नहीं होगा, टर्न द मैग्नेट राउंड यानी कि अंदर लाके मैग्नेट को ऐसे गोल घुमाना शुरू करें, यानी कि मैग्नेट यूं रोटेट करने लगे, तो रोटेशन से भी इतनी ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देता हूँ, देखो या तो इसके रिलेटिव मोशन के ऊपर डिपेंड करती है मूवमेंट को, और यहाँ पे डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स पे। अगर कॉइल के टर्न्स बढ़ा दिए जाएं तो कंफर्म है कि डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगी। मसलन यहाँ पे अगर 10 टर्न्स हैं, अगर मैंने टर्न्स बढ़ा दिए और 100 टर्न्स कर दिए तो तुम देखोगे डिफ्लेक्शन पहले के मुकाबले में ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो क्या होगा कि आपके नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो क्या कर दिया जाए, वरना दूसरा ही हो सकता था कि इनकी रिलेटिव मोशन को और फास्ट कर दिया जाए, तेज कर दिया जाए, लेकिन टर्न ज़्यादा बेहतर है। ये देखें भाई, ये क्वेश्चन अच्छा सवाल है, इसको समझने की कोशिश करें। द वेव फॉर्म इज डिस्प्लेस्ड कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप, इस तरह का सवाल आने के चांसेस हैं। देखो CRO जो होता है ना, कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप, वो इस तरह की मशीन होती है, ठीक है। यहाँ पे वो तार हम डालते हैं जिसकी हमने वेव फॉर्म बनानी होती है। मसलन मेरे पास एक सेल है, एक बैटरी है, ठीक है, मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई बैटरी में से निकल के आने और जाने वाला करंट जो है उसका एक वेव पैटर्न बने, तो वो वेव पैटर्न बनाने के लिए मैं इसको करूँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका वेव पैटर्न, अगर मैंने AC सोर्स रखी है तो वेव पैटर्न देखिए ये AC सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि ये फ्लक्चुएट कर रहा है। अगर ये DC सोर्स होता तो तुम देखते कि ये पैटर्न जो था ना वो ऐसे स्ट्रेट बन रही होती लाइन, सही। तो आप लोग जो हैं वो सुन रहे हैं। अब ज़रा देखें भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो मैं कुछ और काम ऐसा करने की कोशिश करता हूँ कि मैं पहले यहाँ पे गिनता हूँ कि ये वेव्स कितनी बन रही हैं। देखो भाई ये वेव है, यहाँ से चल के ये एक वेव ख़त्म, यहाँ से चल के ये दूसरी वेव ख़त्म, और ये तो इसमें कितनी वेव्स बन रही हैं, 3 वेव्स बन रही हैं।
कितनी वेव्स हैं? 3 वेव्स हैं। तो 3 वेव्स 6 सेंटीमीटर की, तो एक वेव जो होगी वो कितने 2 सेंटीमीटर की होगी। तो इसका मतलब क्या है, इस वेव की जो वेवलेंथ है वो कितने सेंटीमीटर आ रही है? 2। ये सबसे पहले आप वेव फॉर्म से देख के आप निकाल सकते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़, द लेंथ ऑफ 3 साइकिल्स ऑफ वेव फॉर्म इज 6 सेंटीमीटर। द वर्टिकल गेन एंड द टाइम बेस्ड सेटिंग्स आर शोन इन द डायग्राम। देखिए वर्टिकल गेन जो है वो कितना है? 1 वोल्ट है, और टाइम बेस जो है वो कितना है? मेरे ख्याल में ये 1 2 3 4 5, ये है 5, और ये कितना है? 1 है। इसका मतलब क्या है? 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर 1 वोल्ट को शो कर रहा है। तो बताइए, इसको रीड करने के लिए अगर ये वाली बेस लाइन है तो ऊपर कितने, ये पहला ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, तो ये 2 ब्लॉक का मतलब क्या है कि एक ब्लॉक जो है वो 1 सेंटीमीटर को, एक ब्लॉक 1 वोल्ट को शो कर रहा है, तो 2 ब्लॉक कितने वोल्ट को शो कर रहे होंगे? 2 वोल्ट। यानी कि एसी वोल्टेज में इसकी पीक वैल्यू, जो वोल्टेज की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 2 वोल्ट। ये +2 होगा, और यहाँ पे नीचे आओगे तो ये क्या कहलाएगा? -2। तो बताइए, मुझे वोल्टेज भी पता लग गया और मुझे वेवलेंथ भी पता लग गई। अच्छा, टाइम बेस से मैं फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूँ। टाइम बेस का मतलब क्या हो गया कि इस वक्त 5 सेकेंड्स, देखिए 1, ये कितना है? 0.1 0.2 0.3, यार ये 1 है, 0.4 होगा यार। अब ये ना रीडेबल नहीं है, इसमें कुछ ऐसा ही होगा। टाइम टेकन फॉर 1 साइकिल, एक साइकिल के लिए वक्त कितना लगेगा? अब यहाँ पे देखो, एक साइकिल के लिए वक्त, अब सपोज कि ये 5 सेकेंड है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक आने में आपको टाइम कितना लग रहा है? 5 सेकेंड लग रहा है। कितना लग रहा है? 5 सेकेंड्स। तो सॉरी, ये नहीं, देखो क्या चीज दिया हुआ है बेटा? ये टाइम है, ये टाइम है, ये टाइम है, ये टाइम है। ये 6 सेंटीमीटर टाइम तो नहीं है ना, ये तो डिस्टेंस हुआ ना यहाँ से यहाँ तक का। मैंने वेवलेंथ निकाल दी। अच्छा, अगर ये टाइम देता है 5 सेकेंड्स, या चलें आप इस टाइम को 5 सेकेंड्स नहीं करें, बल्कि मैं इसको कह दूँ ये लिखा है 3 सेकेंड्स। अब ये रीडेबल नहीं है, ये 3 सेकेंड। बेटा हमारी बच्ची जो है ना वो चीखने लगी है, 2 मिनट वेट करना। तुम घर वहाँ ले जाओ, घर ले जाओ इसे। 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक है ना? तो अब आप लोगों को बैकग्राउंड में म्यूज़िक भी सुनाई देगा बच्ची का, हमारी गुड़िया का, तो थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा। अच्छा देखो भाई, 3 सेकंड का मतलब क्या है? यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुँचने में टाइम कितना लगा? 3 सेकंड्स लगे। कितने लगे? 3 सेकंड्स। अब अगर ये 3 सेकंड्स लग रहे हैं तो बताइए 3 सेकंड में कितनी वेव्स बन रही हैं? ये वेव्स काउंट करो तो कितनी है? 3 वेव्स हैं। कितने सेकंड में? 3 सेकंड में। तो बताइए फ्रीक्वेंसी क्या होगा? नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम। तो वेव्स कितनी बन रही हैं यहाँ पे? 3, और टाइम कितना लग रहा है? 3। तो जब डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1। तो 1 हर्ट्ज जो होगा वो क्या आएगी? इसकी फ्रीक्वेंसी। यानी कि अगर तुमसे ये कहते हैं शोन इन द डायग्राम व्हाट इज द टाइम टेकन, तो टाइम टेकन के लिए आप पहले क्या चीज़ निकालोगे? फ्रीक्वेंसी निकालोगे। जब फ्रीक्वेंसी आ गया तो फ्रीक्वेंसी को रेसिप्रोकल कर दोगे तो 1 सेकंड लगेगा एक वेव को। टाइम टेकन फॉर 1 साइकिल का मतलब क्या है? यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगेगा? अगर ये 3 सेकंड में पहुँच रहा है और 3 वेव्स हैं तो एक वेव का 1 सेकंड होगा। यानी कि यहाँ पे असल में ना वैल्यूज़ क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से हम ये सही, ये शायद 0.1 0.2 तुम लोगों को दिख रहा है भाई, 0.3 0.4 0.5 0.6। अब मुझे ना असल में नज़र नहीं आ रहा है, तो अगर ये होता तो फिर हम उससे, और ये मिली सेकेंड्स में दे रहे हैं, सेकेंड्स में नहीं होगा, तो मिली सेकेंड्स के रिलेटिवली हम निकालेंगे इतने मिली सेकेंड्स टाइम आएगा। तो खैर ये टाइम इसके रिलेटिवली समझ रहे हैं आप इसको कैसे दिया गया? मैं एक दफ़ा और बता दूं क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो इस तरह का आ सकता है। देखो भाई ये दोबारा से देख लो, मैं दोबारा से समझा देता हूँ। देखो इसमें 2 रीडिंग्स होती हैं। एक बेटा अंदर आके खेलो इसके साथ। देखो इसमें 2 रीडिंग्स होती हैं। एक वर्टिकल गेन होता है वोल्टेज, जिससे मुझे कोई गर्ज नहीं है अभी, ठीक है, वोल्टेज मुझे नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ से यहाँ तक की वेवलेंथ मुझे पता लग गई। देखिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुँचने में जो टाइम लग रहा है
देखिए टाइम बेस 1 मिली सेकेंड्स, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितने मिली सेकेंड्स लग रहे हैं। यहाँ पे अगर देखता हूँ ये अगर 1, यार हटाओ तो इसको, बेटा अब काम कर रहे हैं ना पापा, भैया ये ना बिल्कुल ही नहीं करने दे रही है, 1 सेकंड ज़रा भी थोड़ा सा वेट करना, 1 मिनट। हाँ देखो ए से बी तक पहुँचने में जो आपको टाइम लग रहा है वो कितने सेकंड, सपोज कि ये लिखा है 2 मिली सेकेंड, कितना लग रहा है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 2 मिली सेकेंड्स लग रहा है आपको, ठीक है। तो 2 मिली सेकेंड में कितनी वेव्स आई, 3 वेव्स आई, यानी कि 3 वेव्स जो हैं वो कितने मिली सेकेंड में आ रही हैं, 2 मिली सेकेंड में आ रही हैं। तो आपको क्या चीज़ बतानी है, आपको यहाँ पे बनाना है 1 साइकिल का टाइम। क्या चीज़, 1 साइकिल का टाइम। 3 साइकिल का टाइम कितना है, 2 मिली सेकेंड है। 3 साइकिल का 2 मिली सेकेंड, तो 1 साइकिल का क्या होगा, 2/3 लिख लूंगा मैं इसे, समझ रहे हैं, मिली सेकेंड। तो 2/3, 2 को 3 से डिवाइड करें, 2 डिवाइडेड बाय 3, बेटा माइक बंद करो, 0.6, यानी कि 0.66 सेकेंड्स बनेगा। अगर यहाँ पे ये वाली रीडिंग अगर 2 हो, अब चूंकि मेरे लिए ये रीडिंग रीडेबल नहीं है तो ये 0.2 मिली सेकेंड्स, अब यहाँ पे चूंकि रीडिंग रीडेबल नहीं है तो मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ क्या है, समझ में आ रही बात। यानी कि इस अब करीब करीब नहीं रखेंगे, लेकिन यहाँ पे चूंकि ये रीडेबल नहीं है, अब सपोज कि यहाँ पे क्या होता है, ये मैंने 2 लिखा है ना, 2 डिवाइडेड बाय 3, अब मैं लिख रहा हूँ 2, ये तो कंफर्म है कि नीचे आएगा 3, ऊपर क्या आएगा। अब अगर ऊपर 6, सपोज ये 6 है, तो 6 डिवाइडेड बाय 3 आंसर 2 मिली सेकेंड्स आता, तो ये 2 आंसर हो जाता। तो ये जो भी आंसर होगा वो उसके रिलेटिवली लिख दिया जाएगा। अब ये मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है कि ये क्या लिखा है। तो टाइम बेस को अगर आप डिवाइड कर देते हैं किस चीज से, डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ वेव से, तो आपके पास टाइम आ जाएगा फॉर 1 वेव, ठीक है, 1 वेव का टाइम आ जाएगा आपके पास। सही, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। मैं ये टेक्स्ट जो है ये आपसे शेयर कर लूँगा तो आपको ज़्यादा बेहतर है। अब ये बताइए, ये डीपर रीजन है, ये शैलोअर रीजन है, यहाँ से वेव्स गुजर रही हैं। शैलोअर के अंदर क्या होगा, डीपर के अंदर क्या होगा, वेव की स्पीड ज़्यादा है। शैलोअर में देखिए वेवलेंथ रिड्यूस कर गई है शैलोअर के अंदर, क्योंकि ऑब्स्टिकल प्लेस किया हुआ है। परफॉर्म क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही, बाकी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। द वेवलेंथ ऑफ द वेव रिड्यूस बिकॉज बोथ फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड, फ्रीक्वेंसी तो डिक्रीज नहीं होती, इंक्रीजेस फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ओनली फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, नहीं फ्रीक्वेंसी होती नहीं, स्पीड डिक्रीजेस, तो स्पीड डिक्रीज होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, स्पीड डिक्रीजेस। अब यहाँ पे देखिए ये एक अच्छा सवाल है ये, ठीक है, देखें भाई, इसको ज़रा अगर समझ पाएँ, इसमें क्या कह रहे हैं कि ये रिफ्लेक्शन कैसे परफॉर्म हो रही है। देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, इससे रेज इस शीशे की तरफ जा रही है, ये मिरर है, मिरर से रेज ने यहाँ पे स्ट्राइक किया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के थ्रू ये रिफ्लेक्ट बैक कर गई, और यहाँ पे आपकी आ गई आँख, ये आपकी आँख थी जिससे आप इसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं इसको यहाँ पे करके, ठीक है, ये आपकी आँख हो गई, ठीक है, ये आँख के अंदर दाखिल हुई। तो आपको ये वाला ऑब्जेक्ट जो है, ये देखिए यहाँ पे आए ना, जब आँख में कोई चीज़ एंटर हो रही होती है तो इसको हम बैक पे बढ़ाएंगे, तो आपको यहाँ पे ये वाला ऑब्जेक्ट इस मिरर में यहाँ रखा हुआ नजर आएगा। अगर मैं इधर से देखता हूँ, अगर यहाँ शीशा है और ऑब्जेक्ट इधर है, तो ये ऑब्जेक्ट मुझे इस शीशे के अंदर यहाँ पे दिखाई देगा। अच्छा, चूंकि मिरर जो है वो प्लेन है तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस सेम होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट जितनी दूर रखोगे इमेज भी उतनी दूर बन रही होगी, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो होंगी वो सिमिलर ट्राइंगल्स होंगी। इमेज जो होगी वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, सीधी होगी, ठीक है ना। अच्छा, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, सेम होंगे, और ये वाले एंगल्स भी क्या होने चाहिए, सेम, क्योंकि स्ट्रेट है ये। डिस्टेंस d0 और di भी आपस में क्या होगा, सेम होगा। तो अब बताइए एंगल्स u, w और y क्या सेम है, w और y तो सेम नहीं है, तो ये वाला गलत हो गया। w और z सेम हो सकते हैं, उसके अलावा x और y भी सेम है, ये भी ठीक है, और x और z सेम नहीं हो सकते, तो b और c मुमकिन हो सकता है। अब आगे चलें, d इज ग्रेटर देन di, क्या d0 और di क्या कम और ज़्यादा है, नहीं जी, ये तो दोनों इक्वल होने चाहिए, तो ये गलत हो गया, ये इक्वल होने चाहिए। तो आपके पास आंसर जो होगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर c आ जाएगा, ठीक है भाई। अगला देखें,
देखिए प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक ये होती है, देखो किसी भी शीशे के आगे जब तुम खड़े होते हो तो तुम्हारी जो इमेज यहाँ पे बन रही होती है वो सेम डिस्टेंस पे, जितनी दूर तुम शीशे से होते हो तुम्हारी इमेज शीशे में उतनी ही दूर बन रही होती है। तो क्या ये दोनों डिस्टेंसेस सेम नहीं होंगे? तो ये प्लेन मिरर की ये प्रॉपर्टी होती है कि आपके पास इमेज जो होगी वो इरेक्ट होगी, डिस्टेंसेस क्या होंगे? सेम, बिल्कुल वैसे ही सेम जैसे 2f से 2f पे बनता है ना, वैसे ही ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस इसके अंदर क्या होंगे? सेम होंगे। साइजेस भी क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है ना? तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। आगे चलिए, स्टूडेंट टू स्टार्ट टू ड्रॉ द रे डायग्राम। अभी बताइए ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, रेज डिस्पर्स हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं। डाइवर्जेंस किसी कन्वर्जिंग मिरर में उस वक्त होती है जब ऑब्जेक्ट को इसकी फोकल लेंथ के अंदर रख दिया जाए, फोकस के अंदर रख दिया जाए। ठीक है, फोकस के इनसाइड द फोकस अगर आप प्लेस कर दें तो आपके पास होती है। यार ये बंद कर दें, कहीं से होता था ये डिसेबल एनोटेटर। ठीक है ना, क्लियर ऑल ड्राइंग्स। ठीक है भाई, इसको हमने क्लोज कर दिया। अब जरा देखो, अब यहां पे देखें विद इन द फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट रखोगे तो ये डिस्पर्स होनी चाहिए। ठीक है, अगर फोकस के ऊपर होते तो ये दोनों क्या हो जाती हैं? ये दोनों लाइनें एक दूसरे के क्या हो जाती हैं? पैरेलल हो जाती हैं। अगर फोकस पे से आ रहे होते, फोकस से पीछे होते तो फिर कन्वर्जेंस हो जाती। ठीक है, तो इस केस में करेक्टली ड्रॉन एन इमेज इज रियल। क्या इमेज है बताइए? इस केस में जब डाइवर्ज हो रही है तो कंफर्म है कि इमेज कभी भी रियल नहीं हो सकती, क्योंकि रियल इमेज आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्जेंस में बनती है, तो ये रियल नहीं होगी। आपको यहाँ पीछे मिलाना पड़ेगा, यहाँ कहीं पे मिलेगी, और इमेज जो होगी वो क्या होगी? वर्चुअल होगी। ठीक है, तो रियल नहीं होगी, रियल नहीं होगी, वर्चुअल होगी, वर्चुअल होगी। फॉर्म्ड एट एफ और फॉर्म्ड एट एक्स। तो बताइए अगर आप इसको ऐसे बढ़ाते हैं पीछे और ऐसे बढ़ाएं तो देखो ये एक्स पे मिलती हुई दिख रही है, तो फॉर्म्ड एट एक्स जो है वो बेस्ट है इसका। ठीक है, समझ में आती है बात बेटे? अच्छा एक मिनट देखें, मैं एक दफ़ा और बता देता हूँ। देखें देखें ये ऐसे कि यहाँ पे हो गया ना। मुझे तो नहीं पता ना इमेज कहाँ बन रही है, इमेज यहाँ तो नहीं बनेगी ना। इमेज बन कहाँ रही है बताइए? जो इमेज बनेगी जब ये डाइवर्ज हो रही हैं तो क्या पॉइंट एफ पे जो इमेज बनाई है क्या यहाँ इमेज बनेगी? गलत है। आप जब डाइवर्ज हो रही होती है तो इमेज बनाने के लिए जो दोनों रेज होती है उनको बैक पे प्रोसीड करते हैं, इसको भी बैक पे प्रोसीड करेंगे तो ये यहाँ पे मिलेगी ना, तो इमेज तो यहाँ पे बनेगी ना आपके पास। सेम साइड पे इमेज बनती है ना वर्चुअल, तो इसका मतलब क्या है कि इमेज एट एक्स आपके पास बनेगी। तो एक्स का मतलब क्या है? आंसर जो होगा वो डी होगा। अब ज़रा देखो, विच डायग्राम करेक्टली शोज द डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। ये हमने क्लास में भी किया था और आप लोगों को भी बताया था कि इसमें हमारा कॉन्सेप्ट गलत हो गया था। देखिए विब्योर होता है ना, वी से स्टार्ट होता है और आर पे ख़त्म होता है। देखिए आर की वेव लेंथ लैम्डा की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, और वॉलेट के लैम्डा की वैल्यू जो होती है लैम्डा की वेव लेंथ वो सबसे कम होती है। वॉलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है और रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। ठीक है, अब देखा ये जाएगा कि जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी वो चीज़ ज़्यादा बेंड कर जाएगी। हम किसकी बात करेंगे? फ्रीक्वेंसी से बात करेंगे। तो देखिए सबसे ज़्यादा बेंडिंग अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा बेंडिंग किसकी होती है? वॉलेट की होती है। और सबसे कम बेंडिंग कहाँ मिलेगी? ये आपको याद है मैंने क्लास में बताया था, तो ये हम उल्टा कर रहे थे, फिर हमने इसको चेंज किया था। हमने देखा था, मैंने ये आपको बताया था ना, वॉलेट का डायफ्रैक्शन के थ्रू हम देख रहे थे, लेकिन डायफ्रैक्शन के थ्रू नहीं देखा जाएगा। या हम किस चीज़ के थ्रू देखेंगे कि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है वो कम बेंड करेगा और जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो ज़्यादा बेंड करेगा। यानी कि रेड की बेंडिंग मिनिमम होगी, ऊपर जो है वो रेड आएगा और नीचे क्या आएगा? वॉलेट आएगा। बस ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, ये गलत है। सही? अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी आ रही है कि देखो इस वाली फिगर में यहाँ पे देखो रेड टू वॉलेट ये भी सही है, दोनों ये दोनों ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो जब वाइट लाइट अंदर एंटर होती है तो एंटर होने के बाद ये स्ट्रेट पाथ पे तो जाएगी नहीं, क्योंकि ये तो वाइट लाइट है। वाइट लाइट जब 7 कलर्स में तो डिस्पर्जन यहाँ पर हो चुका होगा, यहाँ पे डिस्पर्जन परफॉर्म
हो चुका होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये हल्की सी डायफ्रैक्ट कर जाए, यानी कि यहाँ पर डिफ्रैक्शन होगी, यानी कि यहाँ पे स्प्लिट होंगे कलर्स, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा स्प्लिट नहीं हो सकेंगे, लेकिन यहाँ पे एंगल ज़्यादा स्प्लिट करके आपको ज़्यादा वास्ट बैंड दिखाई देंगे। तो ये फिगर सही नहीं है। जब व्हाइट लाइट प्रिज्म में एंटर होगी तो स्प्लिट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्रिज्म में एंटर होते हुए स्प्लिट हो गई है, यहाँ पे प्रिज्म में एंटर होते हुए स्प्लिट नहीं हुई है, तो ये फिगर गलत है। यहाँ पे स्प्लिट होते हुए स्प्लिट हो गई ना एंटर होते हुए, तो ये फिगर जो है वो ज़्यादा बेहतर होगी। तो सी आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे चलिए। द एंड एक्स ऑफ द मेटल रॉड अट्रैक्ट्स एन पोल ऑफ अ कंपास नीडल। व्हाट डज शो अबाउट द रॉड? एक मेटालिक रॉड है, ठीक है, इसका एक एंड एक्स है, ये अट्रैक्ट हो रहा है किस चीज से? किसी नॉर्थ पोल से। किस चीज से? ये कंपास है, इसका निडल है, ये नॉर्थ पोल है इसका, यानी कि ये नॉर्थ है एन। इससे ये वाला पार्ट जो है वो क्या हो रहा है? अट्रैक्ट हो रहा है। यानी कि जब मैं इसको करीब लेके आता हूं तो मेटल रॉड का ये वाला हिस्सा इससे अट्रैक्ट हो रहा है। व्हाट डज शो अबाउट द रॉड? रॉड के मुतालिक आप क्या कहेंगे? अब तुम खुद ये बताओ कि अगर नॉर्थ पोल इससे अट्रैक्ट हो रहा है, इट कुड बी मेड अप ऑफ कॉपर। क्या ये मेटल रॉड कॉपर से बनी हो सकती है? कॉपर से तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर कॉपर हुआ तो अट्रैक्शन होती ही नहीं। तो पहला वाला तो गलत। मेड अप ऑफ कॉपर विद साउथ पोल एक्स, नहीं, गलत है। कुड बी मेड स्टील, स्टील हो सकता है क्योंकि स्टील फेरोमैग्नेटिक है। अच्छा, अगर अट्रैक्ट हो रहा है तो ये स्टील से बनाई गई है, और इसका एक्स पोल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इसका ऑपोजिट। अट्रैक्शन हो रही है ना, तो अट्रैक्शन के लिए एक्स पोल क्या होना चाहिए? साउथ होना चाहिए। तो नॉर्थ और साउथ होने का मतलब क्या है कि इट कुड बी मेड अप ऑफ स्टील बट नॉट परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड। इसको तो नहीं है। इट कुड बी मेड अप ऑफ स्टील विद एन पोल एट एक्स। अब देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखें, अगर ये आपके पास रॉड जो है स्टील की, अगर ये परमानेंट मैग्नेट है, अगर ये परमानेंट मैग्नेट है तो यहां पे नॉर्थ पोल तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर नॉर्थ पोल होता तो ये रिपेल करता। तो ये नॉर्थ पोल की वजह से नॉर्थ पोल यहां पे जनरेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि नॉर्थ इधर है, तो ये वाला काम नहीं हो सकता। अगर ये परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये सिंपल स्टील रॉड थी। जब मैं मैग्नेट को करीब लाया तो डोमेन्स अरेंज हुआ और यहाँ पे टेम्परेरली साउथ पोल का जनरेट हुआ। टेम्परेरली मैं मैग्नेट रखूंगा, अब देखिए ना, ऐसा ही है, ये स्टील रॉड है, मैं इसके करीब अगर नॉर्थ पोल यहाँ पे लाता हूँ तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, बेटा माइक बंद कीजिए, नॉर्थ पोल की वजह से यहाँ पे साउथ बन जाएगा, बेटा माइक बंद कीजिए, नॉर्थ पोल की वजह से यहाँ पे साउथ जनरेट हो जाएगा और इसके अगेंस्ट क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे साउथ लाऊंगा तो उसके अगेंस्ट यहाँ पे नॉर्थ जनरेट होगा, यहाँ पे साउथ। यानी कि इसका मतलब क्या है? ये परमानेंट मैग्नेट नहीं है, तभी अपने पोल्स को चेंज कर सकता है। तो इसका बेस्ट आंसर यही है कि इसको परमानेंट मैग्नेट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर कुड बी स्टील बट नॉट परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड, क्योंकि अगर वो परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड हुआ तो नॉर्थ पोल एक्स के ऊपर, तो अगर एक्स पर नॉर्थ पोल आ रहा है तो वो तो मुमकिन ही नहीं है कि नॉर्थ पोल जनरेट हो। अच्छा, 2 रेजिस्टर्स हैं, एक रेजिस्टेंस ये एक ये है, ये इसको कह लें आप R1 है या R2 है, दोनों सीरीज में लगाए गए हैं। पॉजिटिव नेगेटिव करंट यूं फ्लो कर रहा है, करंट जितना एक्स से गुजरेगा उतना ही वाई से, आई की वैल्यू दोनों जगह क्या होगी? सेम, उतना ही यहाँ से उतना ही वापस। लेकिन ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल, अगर वोल्टेज की बात करूं तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस R1 इज ग्रेटर देन R2 है तो इसके ऊपर ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल ज्यादा, इस पे कम होगा। ठीक है, विच स्टेटमेंट डिफाइंस द पोटेंशियल डिफरेंस एक्स एंड वाई? बताइए यहां पर जो एक्स वाई दिया गया, अगर एक्स वाई के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लेता हूं, ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल वोल्टेज रख के, तो वो वोल्टेज मुझे ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल किस पे बता रहा होगा? रेजिस्टेंस R1 पे बता रहा होगा। ठीक है, अब ये बताइए, विच स्टेटमेंट डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स वाई? द पावर नीडेड टू ड्राइव यूनिट चार्ज थ्रू सेल। ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल वोल्टेज होता है, वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन पर यूनिट टाइम का मतलब क्या है? एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी कि 1 सेकंड में कितनी एनर्जी ट्रेवल कर रही है। वोल्टेज जो होता है उसका फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन क्या चीज होती है? एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या? जूल्स में, यानी कि एनर्जी पर यूनिट टाइम।
अब ये बताइए एनर्जी पर यूनिट टाइम ओवर रेजिस्टेंस R1 होना चाहिए, लेकिन अगर यूनिट चार्ज का ड्राइविंग यूनिट पावर ड्राइविंग यूनिट चार्ज इन 1 सेकेंड अगर लेते हैं थ्रू सेल, तो थ्रू सेल तो आपके पास यहां पर होना चाहिए। अगर सेल के थ्रू होना चाहिए तो वो तो फिर यहां पर ऐसे लगाना चाहिए था, ये यहां पे होना चाहिए था x5 पॉइंट, लेकिन अभी ये R1 पर है। द पावर नीडेड टू ड्राइव यूनिट चार्ज बिटवीन x एंड y। अब पावर नीडेड टू ड्राइव यूनिट चार्ज, ये तो करंट से यूनिट चार्ज को ड्राइव जो किया जाता है ये करंट के लिए बोला जाता है, तो करंट का कॉन्सेप्ट दिया ही नहीं जा रहा है। द वर्क डन, अभी मैंने बताया क्या था आपको, वोल्टेज क्या होता है, वर्क डन या एनर्जी होती है। तो बताइए ये दोनों सही हैं। अब वर्क डन यूनिट चार्ज थ्रू सेल, सेल के थ्रू नहीं बल्कि अक्रॉस एक्स वाई के अक्रॉस जो एनर्जी ड्राइव हो रही होगी वो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए इसका डी, क्योंकि एक्स वाई के अक्रॉस हम रख रहे हैं वोल्ट मीटर, एक्स वाई के अक्रॉस पोटेंशियल ड्राइव कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस एक्स वाई के अक्रॉस आप बोलेंगे। टू रेजिस्टर कंबाइन हैविंग द सेम रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, इसमें से दो रेजिस्टेंस है, इसकी रेजिस्टेंस पी क्यू आर एस में से सेम है। कौन सी सेम है, अब ये पैरेलल है, तो पैरेलल के लिए क्या होगा 1/2 + 1/2, तो ये हो जाएगा 1/1, पलटेंगे तो 1 आ जाएगा, पैरेलल है ये, तो इसकी आएगी 1 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, इसकी आई 1 ओम। इसको चेक करें आप, 1/1 + 1/1 + 1/1, इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 + 1 + 1 3 आ जाएगा। जब पलटेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1/3, तो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आई 1/3, इसकी क्या आई 1, तो ये तो दोनों सेम नहीं हुए। यहाँ पे चेक करें 1/1 1/1, तो ये पैरेलल के अंदर इसकी रेजिस्टेंस आएगी 1 और इसकी रेजिस्टेंस आएगी 2। देखिए ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं, तो पैरेलल जब 1 को कनेक्ट किया तो मैंने क्या आंसर आया 1। अब इन दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस पैरेलल में, सॉरी 1 नहीं करके देखें, 1/1 + 1/1, 1/R1 + 1/R2, आंसर क्या आया 1। जब पलटोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, वही 1 रहेगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब 1 में जब 2 को ऐड करेंगे तो ये कितनी, अब ये 1 जो है ये 2 के साथ किस में, सीरीज में, तो 1 2 के साथ सीरीज में होने का मतलब क्या है कि इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगी वो कितनी आएगी 3 ओम आएगी। अब इसको चेक करें, ये वाला जो सर्किट है देखिए ये कैसे डिजाइन किया गया, ऐसे ऐसे देखिए ये x आया, यहाँ से x ये वाला पॉइंट जो है वो ये वाला आ गया, ये यहाँ पे आया 1 ओम, ये पहला आया 1 ओम, उसके बाद ये वाला भी कितना आया 1 ओम, यानी कि ये दोनों 1 1 जो है वो क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। ये वाला भी 1 और ये वाला भी 1 क्या है, सीरीज में। इसका मतलब क्या है, ये दोनों सीरीज में, तो इन दोनों की मिला के कंबाइंड रेजिस्टेंस 2 ओम होगी। ठीक है, और ये भी सीरीज में, इनके भी मिला के कितनी होगी 2 ओम्स, यानी कि हो क्या रहा है, ऊपर भी 2 ओम्स, अब ये 2 ओम क्या है, एक दूसरे से पैरेलल। तो बताइए ये वाला सर्किट और ये वाला सर्किट सेम नहीं होगा, बात समझ में आ रही है। यहाँ पर भी ऐसा है, देखिए ऊपर भी 2 ओम है, नीचे भी 2 ओम है, यहाँ पर भी ऊपर 2 ओम है, नीचे भी 2 ओम है, और दोनों पैरेलल हैं। तो इसका मतलब क्या है कि S और P जो होगी वो आपस में क्या होगी, सेम होगी। तो P और S जो होगा वो आपके पास क्या आएगा, रेजिस्टेंस। आप इसकी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तब भी और वैसे भी क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है बेटे, तो ये रेजिस्टेंसेज आपको इंडिविजुअली कैलकुलेट करनी आना चाहिए। ऑन अ स्टॉर्मी डे द लार्ज पॉजिटिव चार्ज कुड बी अ ट्री, इलेक्ट्रिकल चार्ज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द ट्री, चार्ज पार्टिकल्स फ्लो। अब यहाँ पे बताइए ये क्लाउड है और उसके ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव आ गए, जब ये ऊपर पॉजिटिव होंगे तो ट्री पे ऊपर वाले हिस्से पे क्या आ जाएंगे, नेगेटिव आ जाएंगे। ठीक है, और ग्राउंड भी नेगेटिवली चार्ज होगा, ग्राउंड पहले हाईली नेगेटिव होगा, वो नेगेटिव चार्जेस यहाँ से ऊपर चढ़ के कहाँ पे आ जाएंगे, इधर, और ट्री के पॉजिटिव जो होंगे वो नेगेटिव से अट्रैक्ट होकर ग्राउंड हो जाएंगे। तो ट्री के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। व्हाट इज द चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द ट्री एंड हाउ द चार्ज पार्टिकल्स मूव। अब यहाँ पे आ गए, अब चार्ज पार्टिकल्स मूव कैसे करेंगे। अगर लाइटनिंग हो रही है तो ट्री से चार्ज पार्टिकल क्लाउड की तरफ जाएंगे, अगर लाइटनिंग हो रही है। और अगर देखा जाए तो शुरू में ट्री न्यूट्रल था, ऊपर के अट्रैक्शन की वजह से ग्राउंड टू ट्री मूव कर रहे हैं आपके पास चार्ज पार्टिकल। तो देखिए चार्ज ऑन ट्री नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं हो सकते। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स मूव डाउन टू द ट्री, क्या ट्री से नीचे गए, गलत। द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मूव्स अप द ट्री, जो ग्राउंड के ऊपर पार्टिकल थे वो ट्री के ऊपर की तरफ जाएंगे, ग्राउंड से ट्री की तरफ जाएंगे, अप टू द ट्री। या फिर अगर लाइटनिंग होती है तो वो अप टू द ट्री, यानी कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ।
करंट जो होता है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मूव करता है ना, तो करंट जो होगा एक्चुअल वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, सही। तो इसके अंदर जो आंसर होगा वो अप टू द ट्री होगा, यानी कि मूव अप टू द ट्री, तो ये बी आंसर होगा आपका। अब इसके बाद ये है, इन ऑर्डर टू टर्न ऑफ बोथ लैंप्स विच ऑफ द फास्टेस्ट स्विच पोजीशन। अगर मुझे दोनों लैंप एक ही लम्हे में बंद कर देने, अगर मैंने इसको क्रॉस किया, कट किया, किसी एक स्विच से दोनों बंद होते हैं या नहीं, मतलब लाइव को अगर मैंने यहां से कट कर दिया तो ये तो मेन स्विच था, लाइव आगे जाना ही बंद हो गया, तो इसका मतलब क्या है, दोनों क्लोज हो जाएंगे। तो अगर मैं ए को ओपन कर देता हूं, ए को अगर मैं ओपन करूं तो ये पूरे का पूरा सर्किट क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, बाकी करने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी अगर आप ये देखते हैं कि अगर मैं इसको खोल के रखता हूं, इसका आंसर ए होगा। अगर मैं बी को कट करता हूं, बी को कट करता हूं, तो देखिए ए तो जल रहा होगा ना। अगर मैं सी को कट करता हूं तो बी जल रहा होगा। अगर मैं डी को कट करता हूं, डी को कट करता हूं, तो देखिए दोनों के सर्किट, चाहे मैं ए को कट करूं, चाहे अगर मैं डी को कट करता हूं, तो देखिए यहां से सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो भी दोनों क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। यानी कि ए और डी दोनों आंसर हो सकते हैं। समझ में आ रही है बात? अब मामला ये आता है कि मुझे स्विच को लगाना है सेफेस्ट पोजीशन पे। तो सेफ क्या होता है कि स्विच को प्लेस किया जाए लाइव वायर पे। देखिए फ्यूज जो होता है उसको भी हमेशा प्लेस करें कहां पर, लाइव पे, और जो स्विच होता है सेफ के लिए उसको भी कहां प्लेस करें, लाइव वायर। बस ये चीज दिमाग में रखिएगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, डिक्रीज कर रहा है, 240 वोल्ट से 12 वोल्ट पे ला रहे हैं, ठीक है। स्टेप डाउन, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, वोल्टेज इन प्राइमरी और वोल्टेज इन सेकेंडरी। अच्छा, अगर मैं जो वोल्टेजेस का रेशो होता है वही टर्न्स का रेशो भी होता है। तो अब यहां पे बताइए नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल्स कितनी है, 240, तो एनपी की जगह मैं लिखूंगा 240 डिवाइड बाय एनएस की जगह क्या लिखूंगा मैं, 12। वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी देयर आर इतने टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, तो टर्न्स कितने, 600 है टर्न्स। ये मैंने उल्टा बना दिया, ये मैंने ये लिखे, समझ रहे हैं। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल ये आया 600 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी आपने बताना है। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 दूनी 24, एनएस ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे डिवाइड हो जाएगा, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30 टर्न्स। तो 30 टर्न्स जो होगा वो आंसर होगा आपके पास, ये 30, ठीक है। द हाई वोल्टेज एंड लो करंट, आपको वाई हाई वोल्टेज, आपको ज्यादा वोल्टेज और कम करंट क्यों रिक्वायर्ड होता है इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने के लिए। तो आप ये जानते हैं कि अगर हमने वोल्टेज को हाई रखा है, वी को ज्यादा, और करंट को मिनिमम रखा है, तो जो पावर लॉस होगा, ये याद रखिएगा, ये रट्टा मार लें, जो पावर लॉस होगा वो क्या होगा, मेरे पास मिनिमम होगा। जब पावर लॉस मिनिमम आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम एनर्जी। अब यहां पे बताओ, ये एक तार है, इसको जरा समझना। यहां से यहां पे मैंने एक बंदा है जो यहां से यहां तक एक सामान, ये एक बंदा था, ये सामान को यहां से उठाता है और उठा के यहां पहुंचा देता है आपके पास, ठीक है। ये खत्म होने को है भाई, तो चलो इसको रोक के एक दफा और स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक मिनट, अच्छा भाई देखो, तो हम क्या देख रहे थे, अब ज़रा देखें भाई, एक बंदा है वो ए से बी तक सामान उठा के लेके जाता है। अब ये बताइए कि अगर इसका पावर लॉस मैक्सिमम है, मसलन ये पैदल चल के आ रहा है, जब पैदल चल के, अच्छा, एक मिनट करा रहा हूँ। अब आ गया भाई,
अच्छा देखिए, अच्छा मैं एनोटेशन ऑफ कर दूं ताकि डिसेबल। अच्छा देखो भाई, बंदा ए से बी तक आ रहा है, वो पैदल चल के आ रहा है, तो बताइए उसकी एनर्जी या पावर लॉस ज़्यादा होगी ना। जब ज़्यादा लॉस होगी तो इसका मतलब क्या है, वो देर में भी पहुंचेगा, मुश्किल से भी पहुंचेगा, और मेरे पास मामला भी सेटल नहीं रहेंगे। लेकिन अगर मैं इसी बंदे को यहाँ पे किसी गाड़ी में बिठाल के आराम से पहुंचा दूँ तो इसका पावर लॉस क्या होगा, मिनिमम होगा। तो ज़्यादा बेहतर क्या है कि मैं इसे, ये जो ट्रैवलिंग करा रहा हूँ, ये पैदल कराऊँ या गाड़ी में, तो कार जो है वो मेरे पास बेस्ट ऑप्शन है। इसी तरीके से जब इलेक्ट्रिसिटी को ट्रेवल कराया जाता है, सेंड करते हैं, तो आपके पास पावर लॉस मिनिमम उस वक्त होता है जब हाई वोल्टेज हो और करंट क्या हो, मिनिमम हो। हाई वोल्टेज और मिनिमम करंट पावर लॉस को क्या करता है, आपको मिनिमाइज करता है। तो इसका मतलब क्या, पावर लॉस टू इंक्रीज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं, टू इंक्रीज द स्पीड नहीं, टू रिड्यूस द हीट लॉस, टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस ऑफ द पावर लाइन। हीट लॉस जो होता है ये रिड्यूस, पावर लॉस का मतलब क्या है, हीट लॉस रिड्यूस। पावर जो लॉस हो रही होती है वो हीट की फॉर्म में लॉस होती है। मैंने आपको बताया था ना कि वोल्टेज ज़्यादा रखते हैं ताकि करंट कम हो, तो हीट लॉस मिनिमम हो, यानी कि हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस कम से कम हो। आपके समझ में आती बात। तो रेजिस्टेंस वायर की मैक्सिमम रखी जाती है, ठीक है, जब रेजिस्टेंस मिनिमम रखी जाती है। जब रेजिस्टेंस मैं मिनिमम रखता हूं तो जो हीट लॉस हो रही होती है वो रिड्यूस कर जाती है ज़्यादा वोल्टेज और लो करंट के ऊपर। तो लो करंट के लिए हम क्या करते हैं, बारीक से बारीक तार भी अगर हम लगा दें तो उसके अंदर भी आसानी से वो लो करंट के ऊपर ऑपरेट हो जाता है। तो इसके अंदर आंसर क्या होगा, हीट लॉस जो होता है, ये इसका आंसर आएगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 फैक्टर्स अपॉन विच द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स। एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी। देखिए साउंड की जो लाउडनेस होती है, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ज़्यादा तेज लाउडनेस आएगी। डिस्टेंस, वेंट, डायरेक्शन। अच्छा, एम्पलीट्यूड जो है वो चौथी होगी, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, फ्रीक्वेंसी पे नहीं डिपेंड करती, पतली मोटी आवाज़ हो, वेवलेंथ पे भी नहीं, इन पे भी नहीं। तो ये याद रखिएगा, चौथा फैक्टर ये हमने शुरू में पढ़ा था और ये रट्टा मार के रखिएगा दिमाग में कि जो लाउडनेस होती है वो एम्पलीट्यूड। देखो विंड डायरेक्शन ये है कि बाज़ दफ़ा आपने देखा है ना, लाउडनेस का मतलब क्या है, आवाज़ कितनी ऊंची सुनाई दे रही है। देखिए आप जिस घर में बैठे हैं, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हवा तेज़ चलने लगे तो अजान की आवाज़ तेज़ आती है, और हवा अगर आहिस्ता चलने लगे तो बाज़ दफ़ा अगर ऑपोजिट हो जाए यार विंड की डायरेक्शन, तो हवा आना, वो आवाज़ आना गायब हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि हवा की डायरेक्शन लाउडनेस के ऊपर डिपेंड करेगी ना, नहीं समझे। अगर विंड की डायरेक्शन चेंज कर दो तो इसका मतलब क्या है, लाउडनेस आपकी क्या हो जाएगी, अगर विद इन द सेम डायरेक्शन होगी लाउडनेस ज़्यादा आ रही होगी। अच्छा, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे वेव देखिए, 1 2 3 4 वेव्स बन रही हैं। तो 60 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 4 एकम 4 4 पंजे 20, ठीक है। तो ये 15 सेंटीमीटर की इसकी क्या आई, वेवलेंथ आई है। अब वेवलेंथ आ गई तो v इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 और मल्टीप्लाई बाय 15, तो 45 आ जाएगा, 45 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। आगे देखिए, व्हेन टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरड 6 आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो ये तो आसान है, सीरीज तो 4 और 6 10 हो जाएगा। ये सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज, कैपेसिटर्स हैं, रजिस्टर नहीं है। नहीं गलत हो जाएगा ना, ये कैपेसिटेंस है। देखिए मैं भी गलत कर गया, आप भी गलत कर गए। उसकी वजह क्या है, कैपेसिटेंस उल्टा होता है। सीरीज में कैपेसिटर 1/C1 + 1/C2 होता है, ये कैपेसिटर है, तो ये 1/4 + 1/6 आएगा। 4 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 24, है ना भाई। 4 6 24, 6 कम 6, 6 चौक 24, 4 एकम 4, 10/24, 24/10, 24/10, यानी कि 2.4 आना चाहिए। तो ये 2.4 माइक्रोफैरड आएगा, सही। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो बताइए, पॉजिटिव में से बाहर निकलना ठीक है, नेगेटिव में आधी बाहर आधी अंदर, आधी बाहर आधी अंदर, तो ये पॉजिटिव ही ठीक है, सही। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू डिक्रीजिंग आउटपुट, इसमें कौन सा है जो आउटपुट वोल्टेज को कम करेगा, यानी कि स्टेप डाउन होगा, स्टेप डाउन। नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी, स्टेप डाउन का मतलब क्या है, यहाँ पे लेस नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल सेकेंडरी लेस होंगी और यहाँ पे क्या होंगी, ये हाई होगी।
तो लार्ज होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए 20 से 30 गलत, 40 से 80 गलत, 150 से 90 सही, 200 से 400 गलत। तो ये क्या होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए मोर, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो स्टेप अप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट को कम और ज़्यादा करने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल की जाती है? देखिए एमीटर आई को मेजर करता है, कम ज़्यादा नहीं करता। इसको क्या करता है, मेजर करता है। जनरेटर करंट को क्या करेगा, जनरेट करेगा, फ्लक्चुएट नहीं करेगा, इंक्रीज डिक्रीज, कम और ज़्यादा नहीं करता। ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। ऑल्टरनेटिंग करंट को वेरिएट करने के लिए हम क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसफॉर्मर। तो इसका आंसर क्या होगा, अभी हमने देखा था ना, वोल्टेज वेरिएट कर रहा था तो करंट भी वेरिएट हो। अच्छा, ट्रांसफॉर्मर के लिए याद है कि अगर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है तो वोल्टेज बढ़ेगा, करंट कम हो जाएगा। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है तो वोल्टेज कम होगा तो करंट बढ़ जाएगा। ट्रांसफॉर्मर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे अहम चीज ये होती है कि ट्रांसफॉर्मर का जो पावर लॉस होता है वो मिनिमम होता है। पावर लॉस जो होता है वो क्या होता है, मिनिमम, कम से कम लॉस होता है पावर इसमें। थर्मियोनिक इमिशन व्हिच फिलामेंट इज अ हीटेड बीम ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स इमिट फ्रॉम द, जो टाइनी पार्टिकल्स इमिट करते हैं फिलामेंट में से, इमिशन थर्मियोनिक, वो आप जानते हैं नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स ही इमिट होंगे वहाँ से, ठीक है ना। तो इसका डी सी आंसर होगा। ये कैथोड रेज जा रही है, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव कर रहा है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट कर जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज टेक प्लेस आफ्टर बीम हैज पास थ्रू द थ्रू द प्लेट्स। इट विल बाउंस बैक, तो बाउंस बैक तो नहीं होगा। इट विल पास अनडिफ्लेक्टेड, ये भी नहीं होगा। अगर गैमा होगा तो अनडिफ्लेक्टेड जाएंगे। इट विल बेंड टूवर्ड्स पॉजिटिव, तो देखिए बेंडिंग टूवर्ड्स पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, सी आंसर होगा। लाइट इज कन्फाइंड विद इन अ कोर। लाइट को अगर कन्फाइन कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए एक पाइप के अंदर, तो वो फाइबर ऑप्टिक कहलाता है। उसके लिए फिनोमेना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन परफॉर्म हो रहा है। द पेंडुलम 22 कंप्लीट साइकिल्स इन 11 सेकेंड्स। 22 साइकिल्स जो है वो 11 सेकेंड में हो रही हैं। जब डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 11 टू द 2 साइकिल्स पर सेकेंड आएगा। 2 साइकिल्स पर सेकेंड, यानी कि 2 साइकिल्स पर सेकेंड का मतलब क्या है, 2 हर्ट्ज होगी फ्रीक्वेंसी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 2 हर्ट्ज। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट कॉमन इन एसी जनरेटर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट एसी जनरेटर में नहीं होता और डीसी मोटर में नहीं होता? नहीं, स्प्लिट रिंग्स। देखो मैग्नेटिक पोल्स दोनों में होते हैं, कार्बन ब्रशेस दोनों में होते हैं, आर्मेचर दोनों में होता है। अच्छा, स्लिप रिंग्स जनरेटर में होता है, जनरेटर में होता है, लेकिन मोटर के अंदर स्लिप रिंग्स नहीं होते। स्लिप रिंग्स इसमें मोटर के अंदर स्प्लिट होते हैं, स्प्लिट रिंग्स होते हैं, और जनरेटर के अंदर स्लिप रिंग्स होते हैं। ये जो है ना जनरेटर में, इसमें स्लिप रिंग्स होते हैं, और यहाँ पर डीसी मोटर में स्प्लिट रिंग्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाई द इनपुट ऑफ द गिवन नॉर। इनपुट आउटपुट, इनपुट ये दोनों है, तो ये कह रहे हैं कि कौन सा आउटपुट होगा। इनपुट ए 1, इनपुट बी 0। देखो यहाँ पे आउटपुट कितना आ रहा है, हाँ बेटे आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अब आप ये एक एक करके चेक कर लें। पहले मैं क्या दे रहा हूँ, 0 और 1। बताइए भाई, यहाँ से 0 गया, यहाँ पे 1, गेट कौन सा है, ये और है, और यहाँ जाके ये क्या हो गया, नॉट हो गया। तो बताइए 0 और 1 का आंसर क्या आएगा, 1। नॉट करोगे तो 0 हो जाएगा, तो ये तो नहीं हुआ। तो ये डी के अंदर क्या होगा, इसको भी 0, इसको भी 0 करो तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 0, तो ये पलट जाएगा 1। तो इसका मतलब क्या है कि आंसर होगा डी। अच्छा, विच ऑफ द क्वांटिटी मेंटेन कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज। इसमें से वो कौन सी क्वांटिटी होती है जो रेट ऑफ चेंज को कांस्टेंटली मेंटेन करती है? डिजिटल क्वांटिटी, कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज। चेंज, कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या, कांस्टेंटली चेंज हो रहा, चेंज तो आ रहा है ना, चेंज आने का क्या, कांस्टेंट चेंज आ रहा हो, तो वो एनालॉग क्वांटिटीज होंगी। डिजिटल तो कंप्लीटली कांस्टेंट होती है, ठीक है।
शो टू पर्सन होल्डिंग एन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये हाफ लूप बनाए, ये लूप आगे की तरफ ट्रैवल कर रहा है। डाउन जग टू द रोप, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द वेव इज प्रोड्यूस इन इट, तो ये कौन सी होगी, लॉन्गिट्यूडनल होगी, ट्रांसफर्स, ये ट्रांसफर्स होगी, ठीक है। ट्रांसफर्स यही वाली होती है ना, अप एंड डाउन, ये इस तरीके की ट्रांसफर्स होगी। सही, आगे चलें। इसमें क्या कह रहे हैं, गेट एन इरेक्ट इमेज, कैसी बन रही है, इरेक्ट वर्चुअल यूजिंग कॉनकेव। कॉनकेव मिरर में इरेक्ट और वर्चुअल कब बनती है, देखो भाई ये कॉनकेव मिरर है ना, देखो ये बनाया कैसे गया है, ये कर ये रहे हैं कि देखिए भाई इसमें किया ये जा रहा है, ये आपके पास लाइन है, पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई और फोकस से पास हो गई, ये ऐसे फोकस से पास हो गई। दूसरी रे, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये एफ है और ये सी है। दूसरी रे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, तो यहाँ पे ऐसे देखिए, इस रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर दिया इन्होंने डायरेक्टली स्ट्रेट, इसको बैक एंड पे यहाँ पे बढ़ाया और दोनों को पीछे लेके गए, ऐसे करके यहाँ पे इमेज बन गई। इमेज क्या होगी, इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी, ठीक है, लार्ज होगी इन साइज, मैग्नीफाइड होगी। तो अब ये बताइए, ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है विद इन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ के अंदर, जैसे आपके पास वहाँ पर भी प्लेस होता था। तो अब ज़रा देखें इसमें क्या कह रहे हैं, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस, तो विद इन फोकल लेंथ, एट एफ नहीं होगा, बियॉन्ड सी नहीं, एफ एंड पी ये पोल है और ये एफ है, तो बिटवीन एफ एंड पी ये सही है। डायग्राम शो द डीसी मोटर विच इज रोटेटिंग हियर, विच इंक्रीजेज द मोटर रोटेशन मोर क्विकली। क्या चीज़ है जो कि मोटर को, विच चेंज मेक्स द मोटर रोटेट, ये डीसी मोटर है, जनरेटर नहीं है, मोटर है। अब अगर मुझे इस मोटर की स्पीड बढ़ानी है तो मुझे क्या करना होगा, इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। भाई मोटर की स्पीड बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाने से मोटर की स्पीड बढ़ जानी चाहिए। रिमूविंग मैग्नेट तो रुक जाएगी, मैग्नेट तो होना चाहिए। रिवर्सिंग बैटरी, अगर बैटरी को मैं रिवर्स कर दूंगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्लॉक के बजाय एंटी क्लॉक घूमने लगेगा, लेकिन स्पीड उतनी ही रहेगी। रिवर्सिंग पोलैरिटी ऑफ मैग्नेट, एक ही बात हुई। तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल के अगर आप बढ़ा दें तो, या फिर स्ट्रॉन्गर मैग्नेट रख दें, या दरमियान में आयरन कोर प्लेस कर दूं, तो हर सूरत के अंदर स्पीड जो होगी वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। गुड लक भाई, तो ये पेपर आपका हुआ पूरा, ठीक है बेटे। अच्छा, इसमें से एक काम ये करते हैं ना कि कल, एक सेकंड सब्र करो, एक मिनट, ये एक मिनट मेरा बच्चा, हाँ मैं कर लेता हूँ। अच्छा, ये दूसरा पेपर था, देखो अभी मेरा तो भाई दिमाग घूम गया है, आप लोगों को भी पढ़ने की ज़रूरत होगी। अब जो भी कम्युनिकेशन करनी है ना, ये पेपर्स जो बाकी बचे हुए हैं ना, ये मैं तुम लोगों से शेयर करता हूँ। कल सुबह हम क्लास रखने की कोशिश करेंगे, और वो क्लास रखेंगे हम, ये वाले क्वेश्चंस हैं इसकी। असल में मैंने ये वाले सवाल कराने थे, लेकिन इन क्वेश्चन से ज़्यादा बेहतर सवाल उसके आए हैं, लिहाजा कल सुबह मैं ये वाला पार्ट कर दूंगा। मैं ये चारों पेपर्स जो हैं वो आपके साथ अभी ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। आप में से जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, यानी कि पढ़ रहे हैं अभी बैठकर, अपना प्रिपरेशन हो चुकी हो, वो ग्रुप के अंदर क्वेश्चंस डालते रहिएगा। तो मैं मोबाइल पे बैठा हूँ, मैं आंसर करता रहूँगा, देख के उसके आंसर्स करता रहूँगा, उसको देखते रहिएगा। और ये मैं पेपर्स आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। कल सुबह फिर मुझे बताइएगा कि अगर आपने क्लास की ज़रूरत पड़ती है, अगर आपको समझ में आता है तो मुझे फिर आप मैसेज कर दीजिए, मैसेज आप कर दीजिएगा, तो फिर उसी हिसाब से फिर क्लास रख के देख लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि कल जुमा भी होगा गालिबन ना, कल जुमा है। चलो ठीक है, हाँ, तो मैं ये जो है ना, ये चारों अभी आज तुम लोगों से शेयर कर लेता हूँ। सही है भाई, बात समझ में आ गई। चलो मेरा बेटा, तो हम जो है ना बस इसको यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ये स्टॉप शेयरिंग, और ये हुआ आपका एंड।